ठीक है, अभी मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला था कि 10:15 के आसपास क्लास स्टार्ट होगी, तो वो तो देखा होगा सबने ना, मतलब नोटिफिकेशन तो मिल जाता होगा हमारे इमीडिएटली ग्रुप पे सबको। हाँ ठीक है चलो, सो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना। आपका हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करा था, लास्ट टॉपिक वाज फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। कौन कौन से फैक्टर है जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, और हर एक फैक्टर पे आपको क्वेश्चन दिखा होगा। क्वेश्चंस मोस्टली आपको हर एक फैक्टर पे दिखाई दिए होंगे अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे प्रीवियस ईयर के। तो क्वेश्चंस आते हैं, उन पे रेगुलरली पूछ लेते हैं क्वेश्चन की बताओ इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आज डिस्कस कर रहे हैं। देखो कंक्रीट अब धीरे धीरे आपका, कंक्रीट ये जो टॉपिक है आपका धीरे धीरे एंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। ज्यादा इसमें अब डिस्कशन, मतलब ज्यादा क्लासेस नहीं लगेंगे अब इसमें। आई थिंक कि मुझे लगता है 4 क्लासेस में ओवर हो जाएगा। आज एक क्लास हो जाएगी आपकी, फिर संडे में, कल तो संडे में क्लास नहीं रखेंगे। ठीक है, कल आपका जो भी हो चुका है टॉपिक उसका रिवीजन करना, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। बिल्डिंग मटेरियल के जितने भी टॉपिक हो चुके हैं अभी तक उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आराम से। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक मुझे लगता है होपफुली नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है। एक्चुअल में 2 सब्जेक्ट होते हैं, जो 2 सब्जेक्ट एक साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं हम। एक तो होता है बिल्डिंग मटेरियल्स और दूसरा होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अगर आपको पता होगा डिप्लोमा में आपका एक अलग से सब्जेक्ट होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे तो एक साथ पढ़ा रहे हैं दोनों को, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल जब आप डिप्लोमा में आपने पढ़ा होगा, डिप्लोमा में आपका अलग से सब्जेक्ट होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी सीटी, एक अलग सब्जेक्ट होता है ना पूरा। हाँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं कंबाइंडली दोनों को एक साथ ही पढ़ा देते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ा देते हैं। तो बेसिकली 2 सब्जेक्ट आपके एक साथ खत्म होते हैं यहाँ पे, बिल्डिंग मटेरियल भी खत्म होता है, टेक्नोलॉजी भी खत्म होता है। सो सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा आई थिंक मुझे आपका 2-3 दिन 3-4 दिन में क्लासेस में, और 3-4 दिन की क्लासेस से ज्यादा। बहुत बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं इससे, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो लगभग 250 प्लस क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे सिर्फ कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। चलो स्टार्ट कर रहे हैं फिर आज का टॉपिक ना। सबके पास वो फाइल है, जो फाइल मैंने भेजी थी कंक्रीट थर्ड वाली, उस फाइल को ओपन कर लो। उसी फाइल में से डिस्कस करना है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चीजें चलेंगी आज भी, पूरी थ्योरेटिकल चीजें एज इट इज वहां पे लिख रखा है फाइल में। तो उसी में से मैं मतलब आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। सीएम भी इसी में होता है ना सर, सीएम भी इसी में होता है ना सर। सीएम मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसमें डिस्कस नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात कर रहे हैं आप। हाँ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट वगैरह वाला जो पार्ट होता है ना, वहां पे डिस्कस कर लेते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को। इसमें नहीं डिस्कस करते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी वाला पार्ट होता है आपका और मटेरियल वाला पार्ट होता है। सो सबके पास वो फाइल है, फाइल ओपन करो। अब देखो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट रहेगा आपके पास में नेक्स्ट, देखो जरा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो आपको डिस्कस करना है दैट विल बी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके पास में क्या, नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट। डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट। सो द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक विल बी डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट। कौन कौन से डिफेक्ट आपको कंक्रीट में देखने को मिल जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट आपको पता है ऑलरेडी। मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट जो है वो आपको ऑलरेडी पता ही है, आपको डिफेक्ट सारे के सारे ऑलरेडी पता है। देखो कैसे कैसे। फर्स्ट डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्रैक्स। फर्स्ट ऑफ द डिफेक्ट जो होगा आपके पास, कौन कौन से डिफेक्ट आपको, कौन कौन सी कमी आपको कंक्रीट के अंदर मिल जाती हैं, उसके बारे में बात करना है। फर्स्ट ऑफ द डिफेक्ट जो आपके पास में रहेगा दैट विल बी क्रैक्स। क्रैक होगा, क्रैक। अब क्रैक के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी समझाना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे कुछ भी समझाना पड़ेगा। आपको क्रैक के सारे रीजन भी पता है, आपको क्रैक से रिलेटेड सारी पॉइंट पता है, सारे के सारे पॉइंट्स, क्यों क्यों क्रैक डेवलप कर जाता है कंक्रीट में, क्या क्या कारण हो सकते हैं कंक्रीट में क्रैक डेवलप करने के। जैसे क्रैक कंक्रीट में क्या कर जाते हैं, क्रैक डेवलप कर जाते हैं। अगर कंक्रीट में क्रैक डेवलप करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि लोड ट्रांसफर करने के लिए जो एरिया अवेलेबल होता है दैट एरिया विल रिड्यूस। वो एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आपको कम होती हुई दिखाई देगी। अब क्रैक किस किस की वजह से डेवलप कर जाते हैं। फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है, एक्सेसिव वाटर रीजन हो सकता है। जैसे क्या आपके पास में एक्सेस वाटर, ए रीजन अगर आप बात करो तो एक्सेस वाटर। अब बताओ जरा, कोई एक्सेस वाटर की वजह से कैसे क्रैक डेवलप करेगा। यस बिल्कुल, एक्सेस वाटर वेपराइजेशन, बस सिंपल सा एक पॉइंट है।
एक्सेस वाटर क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। अगर एक्सेस वाटर इवेपोरेट करेगा तो अंदर क्या बन जाएंगे, एयर वॉइड बन जाएंगे। एयर वॉइड बनने का मतलब क्या है कि क्रैक डेवलप होने लगेंगे वहां पे। एयर वॉइड है, एयर मतलब एयर ने वॉइड को ऑक्यूपाई कर रखा है, वहां पे लोड ट्रांसफर करने के लिए एरिया कम हो जाएगा, क्रैक डेवलप होते दिखाई देंगे। बोलो ये पॉइंट क्लियर है सबको, एक्सेस वाटर कैसे कराएगा, एक्सेस वाटर वाला पॉइंट क्लियर है सबको। अब तो आपके पास में खुद में इतनी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी कि आप सारे के सारे पॉइंट को खुद से रिलेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग से इतने डिस्कशन हो चुके हैं आपके रोज की रोज। अब आप एक बात देखो, आप क्या रोज की रोज वही सेम चीजें अप्लाई नहीं कर रहे क्या, रोज के रोज वही सारे के सारे पॉइंट तो अप्लाई कर रहे हो आप। क्रैक बन गए, वॉइड कम हो गया, सीमेंट बढ़ा, वाटर बढ़ा, कोई ऐसा नया पॉइंट थोड़ी आ रहा है निकल कर जो मुझे ज्यादा बताना पड़ रहा है। वही सारी की सारी बेसिक पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द वॉइड्स, वही सब आप अप्लाई कर रहे हो डेली डेली। सो फर्स्ट आया एक्सेसिव वाटर। एक्सेस वाटर क्या करता है, इवेपोरेट कर जाता है। ठीक है, ये रीजन आएगा आपके पास निकल के, सिंपल वेपराइजेशन। सेकंड आ सकता है आपके पास में क्या, सेकंड आ सकता है आपके पास में एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। अब इसका भी आपको पता है क्या रीजन होगा, एल्कली बता दो जरा खुद से, एल्कली एग्रीगेट बोल दो खुद, क्या रीजन है, पता है आपको ऑलरेडी खुद से बता रखा है। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन बोलो क्या रीजन है, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन वाला, एक्सपेंसिव इन नेचर। बस एक्सपेंसिव होता है कैसा नेचर में, दैट इज एक्सपेंसिव इन नेचर, सिंपल। अगर एक्सपेंसिव होता है नेचर में मतलब एक्सपेंड होने की टेंडेंसी है, एक्सपेंड होने की टेंडेंसी है मतलब पार्टिकल के दूर दूर जाने की टेंडेंसी है। अगर पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो उनके बीच में वॉइड्स का साइज बढ़ेगा, उनके बीच में खाली जगह बढ़ेगी, खाली जगह बढ़ गई लोड ट्रांसफर करने के लिए एरिया अवेलेबल कम बचेगा, क्रैक डेवलप कर जाएंगे। क्लियर है, ये ऑलरेडी बताया आपको कैसे एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन एक्सपेंसिव नेचर की होती है। एक्सपेंड होना मतलब एक्सपेंड होना मतलब एक्सपेंड होना, पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, पार्टिकल के बीच में गैप बढ़ रहा है, गैप को वॉइड बोलते हैं, वॉइड हो गए तो क्रैक बोलते हैं उसी को, बेसिकली सिंपल। सी पॉइंट, सी आ सकता है आपके पास में, द नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट विल बी व्हाट, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट विल बी, नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट, अर्ली लॉस ऑफ द वाटर, अर्ली लॉस ऑफ वाटर। क्या रीजन हो सकता है, वाटर बहुत जल्दी से लॉस कर गया, एकदम से सडनली सारा का सारा वाटर इवेपोरेट कर गया, रीजन तो वही है देखो, वाटर लॉस हुआ। वाटर का लॉस होना मतलब कहीं ना कहीं क्रैक डेवलप करवाने का चांसेस रखता है उसमें। जैसे एक्सेसिव वाटर आपने देखा, अगर आप वाटर को एक्सेस क्वांटिटी में डालोगे तो वो एक्सेस वाटर इवेपोरेट करेगा। या फिर सपोज कहीं पे ऐसा हुआ कि टेम्परेचर बहुत बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से वाटर एकदम से सडनली लॉस किया है, वाटर एकदम से सडनली लॉस करा है, आपने पानी को एकदम से बाहर निकाल दिया कॉन्क्रीट के अंदर से, क्या चांसेस रहेंगे उसमें, किस चीज का चांस रहेगा उसमें किस चीज का चांस रहेगा उसमें श्रिंकेज, दैट मे रिजल्ट इन द श्रिंकेज, श्रिंकेज हो जाएगा। अभी श्रिंकेज आपका एक पूरा अलग से टॉपिक है जो हमको डिस्कस करना है यहाँ पे। श्रिंकेज, श्रिंकेज हमें एक पूरा का पूरा टॉपिक है जो यहाँ पे डिस्कस करना है। श्रिंकेज बेसिकली को किस किस तरह की श्रिंकेज होती हैं, कितना श्रिंकेज स्ट्रेन आप लेके चलते हो, कितनी वैल्यू आप श्रिंकेज स्ट्रेन की लेके चलते हो, कौन कौन से फैक्टर हैं जो श्रिंकेज को अफेक्ट करते हैं, वो डिस्कस करना है आपको। बट श्रिंकेज का एक और रीजन होता है कि अगर आप पानी को कॉन्क्रीट में से बहुत जल्दी पूरा का पूरा बाहर निकाल दो, अर्ली लॉस ऑफ वाटर इज वन ऑफ द रीजन फॉर द श्रिंकेज। ठीक है, श्रिंकेज होता क्या है बेसिकली, अगर पानी, बेसिकली देखो पानी अगर आप बाहर निकाल दो तो क्या होगा, पानी अगर आप बाहर निकाल दो तो आपका कॉन्क्रीट श्रिंक करेगा। आप अगर पानी को ऐड करोगे कॉन्क्रीट के अंदर तो क्या करेगा, कॉन्क्रीट आपका स्वेल करने के चांसेस रहेंगे, उसमें स्वेल करने के चांसेस रहेंगे, जैसे सॉइल में होता है ना, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज वही सेम चीज है। वाटर एडिशन एडिशन करा आपने, स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी सॉइल, वाटर को बाहर निकालोगे श्रिंक करने के चांसेस रहेंगे, सिकुड़ जाएगी वो। ठीक है, अर्ली लॉस ऑफ वाटर मे रिजल्ट इन द श्रिंकेज। अगर श्रिंकेज हुआ, श्रिंकेज हुआ, श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का चेंज होना। श्रिंकेज बेसिकली एक तरह से वॉल्यूम चेंज का ही फॉर्म है। ठीक है, तो जो कि आपका वाटर की वजह से होता है, वाटर की लॉस की वजह से होता है, उसको डिस्कस करेंगे हम आगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, क्रैक का रीजन रहेगा, दैट इज ऑल्सो रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक। फोर्थ हम पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं क्या, फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं टी, फ्रीजिंग, फ्रीज एंड थॉविंग, THAW, फ्रीजिंग एंड थॉविंग। बोलो इस पॉइंट के बारे में बताओ, ये पता है आपको ऑलरेडी पहले से, फ्रीजिंग एंड थॉविंग के बारे में भी आपको बता रखा है। फ्रीजिंग एंड थॉविंग, इसको फ्रोस्ट एक्शन भी तो बोलते थे, इसको और क्या बोलते थे हम, इसका एक और टेक्निकल नाम था क्या, फ्रोस्ट, फ्रोस्ट एक्शन, फ्रोस्ट एक्शन भी इसका एक नाम था, फ्रोस्ट एक्शन। बोलो कैसे होगा इसमें क्रैक डेवलपमेंट, बोलो
वॉल्यूम चेंज, एक ही तो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है सारे के सारे पॉइंट्स का, वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग बस। अब आप एक बात देख लो, आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक उठाकर देख लो, कोई भी पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ डिफेक्ट से रिलेटेड, क्या हर जगह पे वॉइड का ही नहीं रोल आ रहा है क्या? कोई भी आपने पॉइंट, 4-5 आपने पॉइंट अभी तक डिस्कस कर लिए, ये बता दो खुद से सोच के सारे के सारे पॉइंट्स रिलेटेड किससे हैं? सबके सब पॉइंट्स रिलेटेड वॉइड्स से ही तो हैं। वॉइड्स का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, बस वॉइड से रिलेटेड सारे के सारे। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो वॉइड से रिलेटेड नहीं है? फ्रीज हुआ वाटर, क्या करा? फ्रीज हुआ वाटर, किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में कन्वर्ट हो गया। वाटर के फ्रीज होने का मतलब क्या है? वाटर फ्रीज हुआ, आइस में कन्वर्ट हुआ, आइस में अगर वो कन्वर्ट हुआ उसकी वॉल्यूम ज्यादा रहेगी, उसकी वॉल्यूम अगर ज्यादा रहेगी तो वो क्या करेगा? बेसिकली वॉल्यूम ज्यादा होने पे वो क्या करेगा? आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो मैं आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊं कि ये कॉन्क्रीट है आपकी, ये कॉन्क्रीट का क्यूब था, ये कॉन्क्रीट है, यहाँ पे समझो आप, लेट अस सपोज मैंने लेयर कंसीडर कर ली छोटी सी, इसके बीच में सपोज करो वाटर प्रेजेंट है। लेट अस सपोज इसके बीच में कौन प्रेजेंट था? यहाँ पे इस लेयर के अंदर कौन प्रेजेंट था? वाटर प्रेजेंट था। ये कंक्रीट का एक मास मैंने कंसीडर किया, इस मास के अंदर वाटर भी होगा ना, तो लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने एक ये वाटर शो कर दिया आपको कि ये क्या है, पूरा का पूरा वाटर। ऐसा नहीं होगा कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होगा, वो तो समझाने के लिए जैसे स्ट्रेट लाइन में बनाकर दिखाया उसको। यहाँ पे वाटर है, वाटर फ्रीज कर गया, वाटर जो था वो क्या कर गया? फ्रीज कर गया। उसका वॉल्यूम क्या करेगा? वाटर फ्रीज होने के बाद उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। फ्रीजिंग आइस का वॉल्यूम एज कम्पेयर टू वाटर ज्यादा देखने को मिलता है आपको। तो अगर देखो जरा, ये आइस में कन्वर्ट हुआ, आइस में कन्वर्ट हुआ, आइस का वॉल्यूम क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। आइस का वॉल्यूम अगर ज्यादा हो रहा है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब क्या है? आइस अपनी वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करेगा। आइस अपनी वॉल्यूम को अगर बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो बढ़ाने की कोशिश करेगा जब वो उसको, तो वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है? वो क्या कंक्रीट के साइड्स में इस तरह से फोर्स अप्लाई नहीं करेगा क्या? भाई वॉल्यूम बढ़ानी है आइस को अपनी, अगर आइस को अपनी वॉल्यूम बढ़ानी है तो वो क्या कंक्रीट को इस तरह से पुल करने की कोशिश नहीं करेगा दूर दूर? आइस एक्सपेंड करना चाहता है, वॉल्यूम बढ़ना चाहती है, तो क्या होगा? वो कंक्रीट को क्या इस तरह से उस पर एक्सपेंडिंग फोर्स नहीं लगाएगा क्या साइड्स में? बोलो जरा, ये पॉइंट आया सबको समझ में? देखो क्या होगा, आइस है यहाँ पे बीच में, यहाँ पे वाटर था, वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में कन्वर्ट हो गया। अगर वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर आइस का वॉल्यूम ज्यादा होना है, आइस को वॉल्यूम बढ़ाना है अपना, तो आइस को वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके साइड में जो मटेरियल था, इसके आइस के साइड में जो मटेरियल था, आइस उसको धक्का देगा ना दूर दूर, उसको धक्का देगा। जब ये इसको धक्का दे देगा तो होगा क्या? यहाँ पे आइस का वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहता है। मुझे ये बताओ, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फ्रीजिंग से रिलेटेड जो मैंने पॉइंट बताया अभी, फ्रीजिंग से रिलेटेड पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि भाई कैसे वॉल्यूम बढ़ती है? बोलो, सबको ये पॉइंट क्लियर है फ्रीजिंग वाला? एंड थॉविंग, थॉविंग का क्या होगा? थॉविंग का मतलब है मेल्ट हो जाना वाटर का। वाटर मेल्ट हो गया, अगर वाटर मेल्ट हुआ, अगर वाटर मेल्ट हुआ तो आप सिंपल समझ सकते हो। देखो वाटर का मेल्ट होने का मतलब क्या है? वो आइस था। फ्रीजिंग का मतलब क्या है? वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ। और थॉविंग का मतलब क्या है? आइस मेल्ट हो जाए, आइस क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए। अगर आइस मेल्ट हो जाए तो यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, यहाँ पे आपके वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। जब इसके ऊपर आप लोडिंग अप्लाई करवाओगे, जब इसके ऊपर आप लोडिंग करवाओगे तो ये क्या करेंगे? ये नीचे सेटल डाउन करेंगे। इस तरह से क्या करेंगे? नीचे ये सेटल डाउन करेंगे, जस्ट लाइक द फिनोमेना ऑफ द कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन फिनोमेना से आप इसको रिलेट कर सकते हो। कंसोलिडेशन आपको बताया था, वॉइड्स में वाटर है, वाटर बाहर जा रहा है, पार्टिकल नीचे सेटल करेंगे, सॉलिड पार्टिकल। अगर सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल करेंगे पानी के बाहर जाने के बाद में, तो क्या होता था? वहां पे सेटलमेंट ही तो होता था। अगर सेटलमेंट होता था, वॉल्यूम भी तो चेंज करता था। बताइए अंशुल, कंसोलिडेशन आपको बताया हुआ है सॉइल में किस तरह से होता था? वाटर बाहर जाएगा, तो वही सेम फिनोमेना आप यहाँ पे लगाओगे। ये जो वाटर है ये मेल्ट करा, वाटर यहाँ से बाहर जाएगा लोड एप्लीकेशन पे, वाटर यहाँ से बाहर जाएगा लोड एप्लीकेशन पे। जब वाटर यहाँ से बाहर जाएगा लोड एप्लीकेशन पे, तो अंदर खाली स्पेस क्रिएट होगा। इस खाली स्पेस में सॉलिड पार्टिकल क्या करेंगे? सेटल डाउन करेंगे। अगर इस खाली स्पेस में सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम चेंज भी तो होगा। सॉलिड सेटल कर रहे हैं मतलब पास पास आ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, तो मतलब उसको क्या कहते हो? उसमें भी तो वॉल्यूम चेंज होगा आपका, जिसमें भी क्रैक डेवलपमेंट का चांस बनेगा आपके पास। बोलो, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत किसी तरह की, कि किस किस तरह से क्रैक डेवलप हो सकता है कंक्रीट के अंदर? बहुत सारे रीजन है क्रैक डेवलपमेंट के, मोस्ट ऑफ द रीजन आपको ऑलरेडी क्लियर है। मोस्ट ऑफ द रीजन आपको ऑलरेडी क्लियर है ही कि किस किस तरह से क्रैक डेवलपमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास में क्या? नेक्स्ट आता है आपके पास में
स्टील, स्टील भी बेसिकली एक आपका कहीं ना कहीं पॉइंट निकल कर आ जाता है कोरोजन। स्टील भी आपका एक पॉइंट आ जाता है क्रैक डेवलपमेंट के लिए। स्टील अगर आपका कोरोड हो जाए, अगर आपके स्टील में आपको कोरोजन देखने को मिल रहा है ना, अगर आपके स्टील में आपको कोरोजन देखने को मिल रहा है, स्टील में कोरोजन होने का मतलब होता है, कोरोजन आपने आई थिंक कि पता होगा आपको, बेसिकली जंग लग जाना उसमें, ठीक है, रस्टिंग कोरोजन हो गया है उसमें। कोरोजन होने से भी आपको क्या देखने को मिलता है, जो हमारा कॉन्क्रीट एंड जो स्टील है, अगर स्टील आपका कोरोड हो गया, अगर स्टील आपका कोरोड होगा तो दूसरी बात तो क्या है, एक पॉइंट तो ये है, अगर स्टील आपका कोरोड हुआ तो जो हमारा कॉन्क्रीट एंड स्टील है उनके बीच की बॉन्डिंग इतनी प्रॉपर नहीं रह पाती। अगर अंदर से स्टील कोरोड हो जाए, स्टील अगर अंदर से कोरोड हो जाए तो स्टील एंड कॉन्क्रीट के बीच की बॉन्डिंग इतनी प्रॉपर नहीं रह पाती है। अगर उनके बीच की बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं रह पाई, अगर उनके बीच की बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं रह पाई, तो मतलब क्या है, वहां पे क्रैक डेवलपमेंट का खतरा आपके लिए ज्यादा देखने को मिलेगा। बॉन्ड वीक हो गया उनके बीच का, बॉन्ड वीक होने का मतलब क्या है, अब स्टील एंड कंक्रीट इतना स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ के नहीं बैठा हुआ है, तो कंक्रीट में क्या डेवलपमेंट का चांस रहेगा, वहां पर क्रैक डेवलपमेंट का चांस वहां पे बन जाएगा। भाई कंक्रीट या तो फिर फैलना शुरू कर देगा या फिर वो सिकुड़ना शुरू कर देगा। तो बेसिकली क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, वहां पे वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या होगा, क्रैक डेवलप करेगा। तो स्टील भी एक रीजन निकल कर आता है, कोरोडेड स्टील। अगर स्टील में कोरोजन हो रहा है तब जाकर ये क्रैक डेवलप होगा वहां पे। और इस कोरोजन से बचाने के लिए आप क्या करते हो, स्टील आप जो क्या करते हो, कंक्रीट के मेंबर को एक कवर प्रोवाइड करवा देते हो। जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट के अंदर एक क्लियर कवर आप प्रोवाइड करवाते हो ना रेनफोर्समेंट को। उस कवर का पर्पस ही क्या होता है, जिससे कि हमारा जो स्टील है वो एटमोस्फेयर में मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके कोरोजन ना उसमें हो जाए। क्योंकि अगर उसमें कोरोजन हुआ तो आपकी कंक्रीट में भी क्रैक डेवलप कर जाएंगे, आपकी कंक्रीट में भी क्रैक डेवलप करने लगेंगे। तो जस्ट कुछ बेसिक पॉइंट थे आपके पास, मोस्ट ऑफ द पॉइंट तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि किस किस तरह से चीजें हो रही हैं। बताइए। ये क्लियर हुआ सभी को, फर्स्ट पॉइंट क्रैक्स कि ये भी एक डिफेक्ट है, दैट इज अ डिफेक्ट इन द कंक्रीट, ये कंक्रीट का डिफेक्ट होता है क्रैक्स। ओके, सो ये फर्स्ट आपको क्लियर हुआ है। अब सेकंड पे बात करते हैं, सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड सेकंड आता है आपका, सेकंड ऑफ द डिफेक्ट इज, सेकंड देखो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का चांस रहता है आपके पास में, ये क्रेजिंग। कैसे एक डिफेक्ट होता है आपका, क्या, क्रेजिंग। क्रेजिंग क्रेजिंग भी एक तरह का क्रैक ही है। क्रेजिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रैक। क्रेजिंग भी किसका टाइप होता है, ये एक क्रैक का ही टाइप है, बट इसके होने के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन रहता है। इसके होने के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन रहता है, सिंस एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से आपको क्रेजिंग देखने को मिलता है। क्रेजिंग है क्या, एक तरह का क्रैक ही होता है, बट इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ द अनइक्वल श्रिंकेज, बिकॉज ऑफ द अनइक्वल श्रिंकेज फ्रॉम द टॉप सरफेस एंड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कॉन्क्रीट, ये रीजन है इसका। तो उसको आपने क्या बोल दिया कि वो क्रैक कॉन्क्रीट के अंदर जो कि डेवलप तो श्रिंकेज की वजह से हो रहा है। अभी आपने ऊपर एक पॉइंट लिखा था, कहाँ गया पॉइंट, अर्ली लॉस ऑफ वाटर। अर्ली लॉस ऑफ वाटर में मैंने आपको बताया था कि अगर कंक्रीट श्रिंक होगा तो उसमें क्रैक डेवलप करेगा। अगर कंक्रीट में से अर्ली लॉस ऑफ वाटर हुआ तो वो श्रिंक करेगा। अगर वो श्रिंक करेगा तो उसमें क्रैक डेवलपमेंट का चांस आपके पास रह जाएगा। उसमें क्या होगा, क्रैक डेवलपमेंट का चांस आपके पास में रह जाएगा तो होगा क्या यहाँ पे, अर्ली लॉस ऑफ वाटर आपको बताया था अभी, अर्ली लॉस ऑफ वाटर अगर कॉन्क्रीट में से होगा तो वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा। अगर वो श्रिंक करेगा तो उसमें क्रैक डेवलपमेंट का चांस बन जाएगा। लेकिन श्रिंकेज का मैग्नीट्यूड अगर टॉप सरफेस पे से एंड बॉटम सरफेस पे से डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब टॉप पे एंड इंटीरियर ऑफ द कंक्रीट में अगर दोनों जगह पर श्रिंकेज डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड का हो रहा है, the magnitude of the shrinkage is different from the top surface of the concrete and from the interior of the concrete, then जो क्रैक आपके पास में डेवलप करता है उस क्रैक को आप क्या बोल देते हो, उस क्रैक को आप बोल देते हो क्रेजिंग। दैट क्रैक इज कॉल्ड एज अ क्रेजिंग। बस जस्ट यहाँ से आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह से कि the crack which is developed in the concrete because of the unequal shrinkage at the top surface and at the interior of the concrete, उस क्रैक को क्या बोलते हैं, that crack is called as a crazing of the concrete, उसको बोलते हैं क्रेजिंग, बोलते हैं उसको क्रेजिंग। आया समझ में, ये एक तरह से क्रैक ही था, बट जस्ट एक स्पेसिफिक रीजन रहा इसका होने का, क्या, श्रिंकेज अगर टॉप सरफेस पे एंड इंटीरियर पे अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स की हो रही है, अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स की हो रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम क्रेजिंग बोल देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ क्रेजिंग ऑफ द कंक्रीट। बताइए। इसको एक बार रीड कर लो। क्रीजिंग है क्या, एक तरह से क्रैक ही होता है, सिंपल क्रैक है, बट जो कि रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंस इन द श्रिंकेज, जो कि रिजल्ट करता है फ्रॉम द डिफरेंस इन द श्रिंकेज बिटवीन द सरफेस एंड द इंटीरियर, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द
श्रिंकेज फ्रॉम द टॉप सरफेस, फ्रॉम द सरफेस एंड फ्रॉम द इंटीरियर। इंटीरियर पे जो श्रिंकेज हो रही है एंड जो टॉप सरफेस पे जो श्रिंकेज हो रही है अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स की है, उसकी वजह से जो क्रैक डेवलप करता है कंक्रीट के अंदर, उसकी वजह से जो क्रैक डेवलप करता है कंक्रीट के अंदर, उसको आप क्या बोल देते हो? उसको आप क्रेजिंग कह देते हो। दैट इज कॉल्ड एज द क्रेजिंग ऑफ द कंक्रीट। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द क्रेजिंग ऑफ द कंक्रीट। इसको क्रेजिंग ऑफ कंक्रीट कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द क्रेजिंग ऑफ द कंक्रीट। ठीक, क्रेजिंग ऑफ द कंक्रीट। अब नेक्स्ट क्या है इसमें कि भाई जैसे कि बेसिकली हुआ किसकी वजह से? श्रिंकेज की वजह से। श्रिंकेज की वजह से हुआ है, तो श्रिंकेज को रिड्यूस कराओ आप। ये क्रेजिंग किसकी वजह से हुआ? ये डेवलप हुआ है श्रिंकेज की वजह से। तो अगर आपने श्रिंकेज को रिड्यूस करवा दिया कंक्रीट में, तो क्रेजिंग भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपने श्रिंकेज को अवॉइड करवा दिया कंक्रीट में से, अगर आपने श्रिंकेज को अवॉइड करवाया, तो क्रेजिंग भी आपका क्या हो जाएगा? अवॉइड हो जाएगा। क्योंकि क्रेजिंग हो किसकी वजह से रहा है? श्रिंकेज की वजह से हो रहा है। एंड श्रिंकेज के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन रहता है, वो रहता है वाटर टू सीमेंट रेशो। श्रिंकेज को हम पूरा डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे आगे चल के। श्रिंकेज के लिए एक जो रीजन रहता है आपका, वो रहता है वाटर टू सीमेंट रेशो। आप क्या करो? वाटर टू सीमेंट रेशो को रिड्यूस करवाने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप ज्यादा वाटर टू सीमेंट रेशो रखोगे, तो आपने ज्यादा वाटर वहां पे डाला हुआ है। अगर आपने ज्यादा वाटर वहां पे डाला हुआ है, तो वाटर बाहर भी ज्यादा जाएगा। वाटर बाहर भी ज्यादा जाएगा। अगर वाटर बाहर ज्यादा जाएगा, दैट मीन्स ये है कि वाटर बाहर ज्यादा जा रहा है, वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है, तो श्रिंकेज की टेंडेंसी ज्यादा है। इसको डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे हम पॉइंट को। आगे मैं श्रिंकेज से रिलेटेड सारे पॉइंट आपको लिखवाऊंगा कि किस किस रीजन की वजह से आपको श्रिंकेज देखने को मिलता है कंक्रीट के अंदर। तो आपने क्या करा? अगर आपको क्रेजिंग रिड्यूस करवानी है ना, तो आप श्रिंकेज को रिड्यूस करवाओ। श्रिंकेज को रिड्यूस कराने के लिए आप वाटर टू सीमेंट रेशो को रिड्यूस करा दो। वाटर टू सीमेंट रेशो को आपने रिड्यूस करवाया, मतलब आपने वाटर की क्वांटिटी कम रखी हुई है। अगर आपने वाटर की क्वांटिटी कम रखी हुई है, तो वाटर बाहर भी कम जाएगा। वाटर बाहर कम जाएगा, इवेपोरेट कम होगा वाटर। अगर वाटर इवेपोरेट कम होगा, दैट मीन श्रिंकेज आपको कम देखने को मिलेगा। श्रिंकेज आपको कम देखने को मिलेगा, क्रेजिंग आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्रैक डेवलप क्या हो जाएंगे? कम होगी। क्रैक डेवलपमेंट क्या होगा? कम होगा। बोलो आया नहीं आया समझ में पॉइंट? सो यही लिखा हुआ है कि टू अवॉइड यूज एज लो एज वाटर सीमेंट रेशियो एज इज प्रैक्टिकेबल। मतलब टू अवॉइड, इसको अवॉइड करवाने के लिए यूज एज लो ए वाटर सीमेंट रेशियो एज इज प्रैक्टिकेबल। मतलब जितना पॉसिबल से पॉसिबल हो सके, जितना प्रैक्टिकेबल है, उतना कम आप वाटर टू सीमेंट रेशियो यूज करो, जिसमें आपका कम से कम, मतलब कोशिश करो कि वाटर टू सीमेंट रेशियो मिनिमम यूज करनी है। बताओ ये आया पॉइंट समझ में? भाई क्रेजिंग श्रिंकेज की वजह से हो रहा है, आप श्रिंकेज को रिड्यूस करा लो। श्रिंकेज को रिड्यूस कराने का तरीका क्या है? वाटर टू सीमेंट रेशियो रिड्यूस करो। रिड्यूस करोगे, श्रिंकेज कम होगा, श्रिंकेज कम होगा, तो क्रेजिंग भी कम हो जाएगी। आप ऑटोमेटिकली क्रैक डेवलप, जो क्रेजिंग जिसको आप बोल रहे हो, वो कम होगा। बताइए क्लियर है चीज? एक बार सब लोग कंफर्म करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपके पास में, थर्ड ऑफ द पॉइंट विल बी, हाँ थर्ड पॉइंट रहेगा जो आपके पास में, थर्ड आपको डिस्कस करना है। द थर्ड विल बी सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन आता है थर्ड आपके पास में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है अभी। सेग्रीगेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैंने ऑलरेडी आइडिया दे रखा है। सेग्रीगेशन का आपको थोड़ा बहुत ऑलरेडी आइडिया दिया हुआ है कि भाई होता क्या है सेग्रीगेशन में। जो एग्रीगेट्स होते हैं, हमारे जो एग्रीगेट्स होते हैं, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं फ्रॉम द कंक्रीट। दैट इज बेसिकली द सेपरेशन ऑफ द एग्रीगेट्स फ्रॉम द कंक्रीट। आप सिंपल ऐसे समझो, सेग्रीगेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स थे ना, कौन कौन से इंग्रेडिएंट थे उसके? कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल, ये सब इंग्रेडिएंट थे उसके। द सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन। एंड मेनली आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा एग्रीगेट्स का। बट एक जनरल टर्म में डिफाइन करने के लिए ऐसे बोल देते हैं कि हाँ, द सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंक्रीट इज कॉल्ड एज द सेग्रीगेशन। होता क्या है कि बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, बहुत सारे रीजन की वजह से आपके जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, वो सेपरेट आउट कर जाते हैं एक दूसरे से। इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि आपने जो मिक्स बना रखा है ना, आपका मिक्स प्रॉपर्ली ग्रेडेड नहीं, आपका मिक्स प्रॉपर्ली यूनिफॉर्म मिक्स आपने नहीं बना रखा है। मतलब बोलने का समझो, ऐसे समझो आप कि आपने जो मिक्स बनाया, आपने मिक्स के अंदर जो क्वांटिटी आपको इंग्रेडिएंट की डालनी थी ना, आपने उसको प्रॉपर जज नहीं करा। आपने गलत सलत क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट को डाल दिया, गलत सलत क्वांटिटी में आपने इंग्रेडिएंट को डाल दिया, तो उसमें चांसेस रहेगा कि आपका जो इंग्रेडिएंट है वो एक दूसरे से क्या कर जाए? सेपरेट आउट कर जाए। इसका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन होता है कि एक्सेसिव वाइब्रेशन कराना कंक्रीट में।
अगर आप कंक्रीट को एक्सेसिवली वाइब्रेट करा दो, अगर आप कंक्रीट को एक्सेसिवली वाइब्रेट कराओ, या फिर सपोज अगर आप कंक्रीट को एक बहुत टॉप हाइट से, बहुत ऊंची हाइट से नीचे गिरा दो ना, तो चांसेस रहेंगे कि आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर आपके जो एग्रीगेट्स हैं वो क्या कर जाएंगे, सेपरेट कर जाएंगे फ्रॉम द मिक्स। पहले तो सेग्रीगेशन की डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। डेफिनेशन अगर आप इसकी रीड करोगे तो होता क्या है, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि द सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द फाइन एग्रीगेट्स। ये आपको बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी, ये तो फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था ना कि भाई सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, द सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट मतलब कोर्स एग्रीगेट्स, फ्रॉम फाइन एग्रीगेट, दिस इज कॉल्ड एज द सेग्रीगेशन। इसको क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। द सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स फ्रॉम द फाइन एग्रीगेट, इसको क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन बोलेंगे। ये डेफिनेशन सबको बताई हुई है पहले, आई थिंक हमने डिस्कस करा था कहाँ पे, जब मैंने आपको फाइनेस टेस्ट के बारे में बताया था कि फाइनेस किस तरह से प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर देता है, वहां भी बताया था आपको कि सेग्रीगेशन क्या होता है। द सेपरेशन ऑफ द एग्रीगेट्स दैट इज कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द फाइन एग्रीगेट्स इज कॉल्ड एज द सेग्रीगेशन, उसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। अब इसकी एक तो डेफिनेशन और लिख के दे रखी है, इसकी एक दो डेफिनेशन और लिख के दे रखी है, उनको भी रीड करो पहले। सो ये वाला आपका पीडीएफ भी पढ़ो आप साथ साथ। पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है वहां पे, it usually implies the separation of the coarse aggregates from the fine aggregates, क्लियर है। या फिर आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो कि द सेपरेशन ऑफ द एग्रीगेट्स फ्रॉम द मिक्स, एग्रीगेट आपके मिक्स से क्या कर गए, सेपरेट कर गए, इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन बोलेंगे, क्लियर है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आ रहा है कि पेस्ट फ्रॉम द कोर्स एग्रीगेट्स, एक ही तो बात है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई कोर्स एग्रीगेट सेपरेट कर गए मिक्स से, या फिर आप ये बोल दो कि पेस्ट आपका सेपरेट कर गया किससे, मिक्स कोर्स एग्रीगेट से, एक ही तो बात है। कोर्स एग्रीगेट सेपरेट करे, पेस्ट सेपरेट करे, सेपरेशन हो रहा है दोनों के बीच में, दैट इज द सेपरेशन, दोनों के बीच में सेपरेशन हो रहा है, इसको आपने क्या बोल दिया, सेग्रीगेशन बोल दिया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो द सेपरेशन ऑफ द एग्रीगेट्स फ्रॉम द मिक्स। बताओ, ये तीन चार डेफिनेशन लिख कर दे रखी है आपको, और तीनों चारों डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी। फर्स्ट क्या बताया आपको, द सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स फ्रॉम द फाइन एग्रीगेट। दूसरा डेफिनेशन आपको बताया क्या, सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट्स फ्रॉम मिक्स। जब स्टार्टिंग की क्लासेस हुई थी मैं हमारी सीमेंट टॉपिक की, उस समय पे मैंने आपको यही डेफिनेशन तो बताई थी, सेपरेशन ऑफ द एग्रीगेट्स फ्रॉम द मिक्स। बोलो, यही डेफिनेशन बताई थी क्या स्टार्टिंग में आपको, सेपरेशन ऑफ द एग्रीगेट्स फ्रॉम द मिक्स। सो दैट इज कॉल्ड एज द सेग्रीगेशन। इसको क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन ऑफ द कंक्रीट, इसको सेग्रीगेशन कहा जाता है। या फिर आप सिंपली एक तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो, क्या तरीका है, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेपरेट आउट हो गए एक दूसरे से, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेग्रीगेशन। बोलिए, मुझे ये बताओ किसी तरह का इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब समझो बात को, एक बात समझो जरा। अब डेफिनेशन उठाओ एक बारी। आपको फर्स्ट क्या बताया कि भाई सेपरेशन ऑफ द एग्रीगेट्स फ्रॉम द मिक्स, दैट इज कॉल्ड एज अ सेग्रीगेशन, क्लियर है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एग्रीगेट्स क्या कर गए, आपके मिक्स से सेपरेट कर गए, इसको हम सेग्रीगेशन बोल देते हैं। सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स, यही सेम, दोनों सेम डेफिनेशन है एक तरह की, सेम डेफिनेशन एक तरह की, दोनों कोई किस तरह का फर्क नहीं समझ में आ रहा। थर्ड डेफिनेशन क्या है कि सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे से अगर सेपरेट कर जाए, उसको भी आप क्या बोलोगे, सेग्रीगेशन ही बोलोगे, उसको भी आप क्या बोलोगे, सेग्रीगेशन ही बोलोगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास में एक नया पॉइंट अब ये आ रहा है निकल के, अगर सपोज करो, मैंने अभी आपको क्या बताया डेफिनेशन कि भाई सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंक्रीट, अगर सपोज करो, मैंने इसको क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। अगर सपोज करो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपके पास सीमेंट भी आता है, वाटर भी आता है, एग्रीगेट भी आते हैं, कोर्स एग्रीगेट भी आते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट कर रहे हैं आप उसको सेग्रीगेशन बोल रहे हो। बट अगर सपोज करो कॉन्स्टिट्यूएंट में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट थे, वाटर भी था, सीमेंट भी था, फाइन एग्रीगेट भी था, कोर्स एग्रीगेट भी था। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वाटर सेपरेट आउट हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट होने को आप क्या बोलते हो, सेग्रीगेशन बोलते हो। लेकिन अगर उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से
वाटर का सेपरेशन हुआ तो उसको क्या बोलते हो आप? ब्लीडिंग बोलते हो। यस, उसको क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग बोलते हैं। क्लियर है? उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। तो आज से एक यहाँ पे नया पॉइंट आपको ये पता लगा, सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंक्रीट क्या कहलाता है आपका? सेग्रीगेशन कहलाता है। लेकिन अगर उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से वाटर का सेपरेशन हुआ तो वाटर के सेपरेशन को आप क्या कहते हो? वाटर के सेपरेशन को आप कहते हो क्या? वाटर के सेपरेशन को आप कहते हो ब्लीडिंग। यानी कि एक यहां से नया पॉइंट आपको ये पता लगा कि मैं ये ऐसे बोल सकता हूं क्या कि ब्लीडिंग इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ सेग्रीगेशन। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ब्लीडिंग इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ सेग्रीगेशन? ब्लीडिंग सेग्रीगेशन का ही एक स्पेशल केस है, ऐसे बोल सकते हैं क्या हम? बोलो, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? एक बार सब लोग कंफर्म करो, क्या ये पॉइंट हम बोल सकते हैं कि ब्लीडिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन का ही एक स्पेशल केस है ब्लीडिंग। ये पॉइंट बोल सकते हैं हम ना? ठीक है, तो ये यहां से जस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ब्लीडिंग एक तरह से सेग्रीगेशन का ही फॉर्म होता है। कि सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है एक्चुअल में कि जो कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट में अगर बाई चांस सेपरेशन हुआ कोर्स एग्रीगेट का, उसको भी आप सेग्रीगेशन कहोगे। तो मेन जो डेफिनेशन थी, मेन डेफिनेशन तो ये थी आपके पास, सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंक्रीट इज कॉल्ड एज द सेग्रीगेशन। अगर उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से कोर्स एग्रीगेट का सेपरेशन हुआ तो दैट इज सेग्रीगेशन, सिंपल। एग्रीगेट्स मिक्स में से सेपरेट होगा, दैट इज आल्सो सेग्रीगेशन। लेकिन अगर उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से वाटर का सेपरेशन हुआ ना, तो उस वाटर के सेपरेशन को आपने एक स्पेशल नाम दे दिया, दैट इज व्हाट? ब्लीडिंग। उसको आपने ब्लीडिंग बोल दिया। तो वाटर का सेपरेशन क्या कहलाता है? ब्लीडिंग कहलाता है। एक्चुअल में ये भी एक फॉर्म है किसका? सेग्रीगेशन का ही फॉर्म है। इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन। इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट आउट हो जाए। और सेग्रीगेट सेपरेट हो गया, एग्रीगेट सेपरेट हो गए मिक्स में से, पेस्ट सेपरेट हो जाए मिक्स में से, या फिर एग्रीगेट से, या फिर वाटर सेपरेट हो जाए एग्रीगेट से। लेकिन अगर वाटर सेपरेट हुआ कंक्रीट में से, अगर वाटर का सेपरेशन हुआ कंक्रीट में से, देन दैट सेपरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द कंक्रीट विल बी कॉल्ड एज अ ब्लीडिंग। उसको आप ब्लीडिंग बोलोगे। बोलो, ये पॉइंट सबको समझ में आया है क्या यहाँ तक कि सेग्रीगेशन का होता क्या है, मतलब क्या मीनिंग होता है सेग्रीगेशन का? अब इसके रीजंस डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसके रीजन क्या होंगे। बोलो, ये डेफिनेशन क्लियर है सभी को? कोई किस तरह का डाउट इसमें? अब इसको पढ़ लो जरा एक बारी, है ना? सेग्रीगेशन में क्या लिखा हुआ है आपका, इसको पढ़ लो। सेग्रीगेशन यूजुअली इंप्लाइज सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स फ्रॉम फाइन एग्रीगेट। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है सभी को? मेन डेफिनेशन है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट होने को हम क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कोर्स एग्रीगेट भी सेपरेट आउट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीगेट सेपरेट हो सकते हैं मिक्स से, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेस्ट एंड एग्रीगेट सेपरेट आउट हो सकते हैं मिक्स में से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सेग्रीगेशन के ही फॉर्म है। लेकिन अगर वाटर का सेपरेशन हुआ तो उसको आपने स्पेशल नाम दे दिया, क्या? ब्लीडिंग नाम दे दिया। सेकंड डेफिनेशन लिखी है आपके पास में कि पेस्ट फ्रॉम द कोर्स एग्रीगेट्स। थर्ड डेफिनेशन लिखी है सेपरेशन ऑफ द एग्रीगेट्स फ्रॉम द मिक्स। फोर्थ डेफिनेशन आपने लिखी है क्या? सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ कंक्रीट। सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ कंक्रीट। अब ये सेपरेशन कई सारे रीजंस की वजह से आपको देखने को मिल सकता है, बहुत सारे इसके रीजन होते हैं। सेपरेशन होने के पीछे एक वन ऑफ द बिगर रीजन रहता है, सबसे बड़ा रीजन रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटीज का भी रीजन रहता है। ये जो सेपरेशन होता है ना इंग्रेडिएंट्स का, इंग्रेडिएंट एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सकते हैं, करते हैं, इसके पीछे एक करंट रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी। सारे के सारे जो भी मटेरियल आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होती है। सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहती है? अलग अलग रहती है। कोई भारी होता है, कोई हल्का होता है। कोई इंग्रेडिएंट भारी है, कोई हल्का है। आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताता है? कितना भारी है, कितना लाइट है, वही चीज आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है। जिन लोगों ने सॉइल पढ़ रखी है उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। जिन्होंने सॉइल नहीं पढ़ रखी है, तो आज आप स्पेसिफिक ग्रेविटी टॉपिक डिस्कस करोगे सॉइल में, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बताता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। कितना भारी है, कितना लाइट है, यही चीज आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी डिफरेंस होता है सबके। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस होने की वजह से भी भारी चीजें नीचे पहुंच जाती हैं, हल्की चीजें ऊपर आ जाती हैं। ऐसा हो सकता है। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, देखो जरा।
अब इसकी बात करते हैं कि क्या कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन सबको क्लियर है, डेफिनेशन क्या होंगी, डेफिनेशन सबको क्लियर है। नेक्स्ट आप समझो, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास में कि भाई प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या रहेगा। देखो प्रिवेंशन बताओ कैसे करोगे, प्रिवेंशन बताओ। प्रिवेंशन करना है आपको, इसका प्रिवेंशन करना है, इसका आपको आपको इसका प्रिवेंशन करना है। कैसे करोगे प्रिवेंशन, बोलो कैसे करोगे प्रिवेंशन, बोलो। ग्रेडिंग इंप्रूव करके, बिल्कुल ग्रेडिंग क्या करोगे, इंप्रूव करोगे। ग्रेडिंग क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। ग्रेडिंग क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। एक रीजन आया, एक तरीका आया आपका निकल कर कि ग्रेडिंग को क्या कर दो, इंप्रूव कर दो। यानी कि बेटर वेल ग्रेडेशन यूज करो, हर एक साइज का पार्टिकल आपके यहाँ पे होना चाहिए। देखो इसके रीजन समझो आपकी कैसे कैसे। हाइट ऑफ फॉल, हाँ बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे हाइट ऑफ फॉल को, क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे। और क्या क्या होंगे, लेस वाटर टू सीमेंट रेशियो, लेस वाटर टू सीमेंट रेशियो, लेस। देखो पॉइंट पढ़ो, आपको खुद से कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसके कोजेस डिस्कस करते हैं। एक बार कोजेस अगर समझ में आ गए ना, अगर एक बार कोजेस समझ में आ गए, अगर एक बार कोजेस समझ में आ गए तो आप इसका प्रिवेंशन खुद से खुद निकाल लोगे कि भाई किस किस रीजन की वजह से आपका सेग्रीगेशन होता है। एक बार इसका कोज समझ लो आप, कारण क्या क्या होता है, तो फिर प्रिवेंशन तो खुद से खुद निकाल दोगे। तो सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई इसके कोजेस क्या क्या होते हैं। आपके वहां पे नोट्स में कुछ पॉइंट मेंशन है, और मुझे लगता है कि आप वो पॉइंट अगर एक बार पढ़ लोगे ना खुद से भी, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द कोजेस। कोजेस क्या क्या होंगे, देखिएगा कोजेस क्या क्या है। ड्रॉपिंग कॉन्क्रीट फ्रॉम अ हाइट, ड्रॉपिंग कॉन्क्रीट फ्रॉम अ हाइट। कॉन्क्रीट को आप बहुत ऊपर हाइट से नीचे ड्रॉप करवा दो, कॉन्क्रीट को आप बहुत ऊपर हाइट से नीचे ड्रॉप करवा दो, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे ना, कोर्स एग्रीगेट वगैरह, ये सब क्या कर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसा कि किसके केस में आपको जनरली देखने को मिलता है, ऐसा आपको जनरली देखने को मिलता है इन द केस ऑफ द कॉलम्स की कंस्ट्रक्शन में। जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो ना कॉलम का, तो कॉलम में क्या हो रहा होता है, कॉलम की कंस्ट्रक्शन में ऑब्वियसली हाइट तो ज्यादा रहती है। होती क्या है, हाइट तो ज्यादा रहती है। तो देखो जैसे क्या है आपके पास में, ये कॉलम के लिए आपने फॉर्म वर्क लगा रखा है, ये कॉलम की कास्टिंग चल रही है, इसके लिए आपने फॉर्म वर्क लगा रखा है। कैसे चलेंगे, अब कैसे चलेगा काम, यहाँ पे बाहर, यहाँ पे बाहर क्या हो रहा है, एक कुछ सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है, इस सपोर्ट के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है नीचे, यानी कि ये पर्सन ग्राउंड से किसी एक हाइट पे है, यहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ है। यहाँ पे नीचे एक और पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पे नीचे एक और पर्सन खड़ा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक और पर्सन है। अब क्या हुआ, कॉन्क्रीट आई, कॉन्क्रीट आई किस में, पैन में। कॉन्क्रीट को ट्रांसपोर्ट करने का एक तरीका होता है क्या, पैन। पैन बोलने का मतलब है सिंपल हिंदी भाषा में तसला, तसला बोलते हैं ना कि तसले में आती है कॉन्क्रीट भर के, उसमें कॉन्क्रीट भरकर आई आपके पास, ठीक है। कॉन्क्रीट आई आपके पास, ठीक है। ये आपके पास में क्या आई, कॉन्क्रीट आई, और ये कॉन्क्रीट किसने पकड़ी, ये कॉन्क्रीट इस पर्सन के पास में आई, ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा था, इस पर्सन ने कॉन्क्रीट को किसे दे दिया, इस पर्सन को दे दिया, और इस पर्सन ने क्या करा, कॉन्क्रीट को उठा के इसमें डाल दिया नीचे, इस फॉर्मवर्क के अंदर डाल दिया कॉन्क्रीट को। ऐसा होता है बहुत सी जगह पे, ऐसा होता है बहुत सी जगह पे। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हर जगह पे ऐसा होता है, बट बहुत सी जगह पे ऐसा होता है। समझो बात को, ऐसा हर जगह पे नहीं होता है, लेकिन बहुत सी जगह पे ऐसा होता है, जो एक तरह से लो लेवल के अनइम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शंस वर्क होते हैं, अनस्किल्ड लोग जिनको करते हैं, ऐसा कर लेते हैं वो लोग। अब इसकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट थी मान लो 3 मीटर, 4 मीटर इसकी हाइट थी। आपने कंक्रीट को 4 मीटर की हाइट से नीचे गिरा दिया, आपने कंक्रीट को 4 मीटर की हाइट से नीचे इसके अंदर गिरा दिया, होगा क्या, सडनली जैसे ही कंक्रीट नीचे गिरेगी ना, उसमें इंपैक्ट होगा, बहुत हैवी इंपैक्ट होगा। जब हैवी इंपैक्ट होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो होंगे उनको एक एनर्जी मिल जाएगी, उनको एनर्जी मिल जाएगी, वो एक दूसरे से भाग जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर भाग जाएंगे और सेपरेट आउट हो जाते हैं। ये रीजन निकल कर आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी सबकी अलग अलग है ही, जो भारी होगा वो नीचे पहुंच जाएगा, कोई हल्का होगा वो इधर उधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आया समझ में किस तरह से होता है। सो कंक्रीट को बहुत ऊंची हाइट से अगर आप नीचे गिराओगे तो सेग्रीगेशन का चांस आपको मिलेगा। सर कितनी हाइट अप्रोक्सीमेटली होती है, अप्रोक्सीमेटली देखो 1.5 मीटर के आसपास हमारा कोड कहता है कि 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट पे आपको इसको नीचे नहीं गिराना चाहिए, 1.5 मीटर तक। हाइट ऑफ फॉल डिप्लोमा बुक में 1 मीटर है, हाइट ऑफ फॉल डिप्लोमा बुक में 1 मीटर दे रखा है, डिप्लोमा बुक में 1 मीटर दे रखा है। देखो मैंने जो कोड में रेफर करा है, कोड में जो मैंने देखा है उसमें 1.5 मेंशन कर रखा है, कोड में 1.5 मेंशन कर रखा है इन्होंने। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने करे हैं आज तक 1.5 भी है सर, 1.5 भी है सर।
तो मैंने जो देखा है आज तक वो 1.5 मीटर देखा है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज तक करे हैं वो 1.5 मीटर वाले ही मुझे दिखाई दिए हैं। 1 मीटर वाला मुझे आज तक कोई भी केस नहीं दिखाई दिया कहीं पे भी। ठीक है, कोड में भी आपका 1.5 मीटर मेंशन्ड है। बाकी क्वेश्चंस मैंने आज तक जितने भी प्रैक्टिस करे हैं आज तक कभी भी कहीं पे भी क्वेश्चन देखे हमेशा 1.5 मीटर ही बताया गया है। 1 मीटर ब्रिक का होता है सर, 1 मीटर ब्रिक का, हाँ 1 मीटर तो ब्रिक का होता है, ब्रिक का भी 1 मीटर होता है बिल्कुल। ब्रिक को आप 1 मीटर की हाइट से नीचे ड्रॉप करवाओ उसकी टफनेस चेक करने के लिए। तो ये है, तो 1.5 मीटर ही स्पेसिफाइड करा गया है हमारा कि इससे ज्यादा हाइट से आप उसको नीचे मत गिराओ। तो सर कॉलम के केस में कैसे करेंगे ये वर्क, कॉलम के केस में कैसे करेंगे ये वर्क? बिल्कुल कर सकते हो। आप क्या करोगे यहाँ पे, आपको इसको ड्रॉप नहीं करवाना पड़ेगा। आप क्या करो, विद द हेल्प ऑफ द पाइप्स, आपके कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप यूज करे जाते हैं। कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप यूज करे जाते हैं आपके। आप क्या करो, जहां से कंक्रीट आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आप सपोज यहाँ से आप कंक्रीट ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे क्या है आपका कंक्रीट का प्लांट है, जहां से आपकी कंक्रीट मतलब जहां पे आपने कंक्रीट बनाई है, आप क्या करो इस तरह से कनेक्शन कर दो पाइप का। कंक्रीट क्या होती रहेगी, इसमें से आराम से ऐसे फ्लो होकर नीचे गिरती रहेगी, इसमें से नीचे गिरती रहेगी। इतनी इतनी ज्यादा हाइट से आप उसको नीचे नहीं गिरवाओगे। अब इतनी ज्यादा हाइट से उसको नीचे गिरवाने वाला जो पॉइंट था वो खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है बहुत सी साइट्स पे। हाँ ठीक, चलो। तो ये फर्स्ट था आपका कि फर्स्ट क्या है सेपरेशन, जो फर्स्ट आपके पास में क्या है कि ड्रॉपिंग कंक्रीट फ्रॉम अ हाइट। कंक्रीट को अगर आप बहुत हाइट से ड्रॉप करा दो, जैसे कि एज इन केस ऑफ द कॉलम्स आपको देखने को मिलता है, वो सेग्रीगेशन कोज कराएगा। बैडली डिजाइंड मिक्स, बैडली डिजाइंड मिक्स, बैडली डिजाइंड मिक्स का मतलब समझ सकते हो कि भाई मतलब क्या है बैडली डिजाइंड मिक्स का। बैडली डिजाइन मिक्स का मतलब क्या होता है कि आपने जो इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी थी उनका कोई किस तरह का ध्यान नहीं रखा, मतलब आपने एक प्रॉपर तरह से मिक्स को डिजाइन नहीं कर रखा है। प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट आपने उसके अंदर नहीं डाल रखा, प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आपने वहां पे नहीं डाला है, प्रॉपर क्वांटिटी आपने यूज नहीं कर रखी है इंग्रेडिएंट्स की। तो बैडली डिजाइन मिक्स इज वन ऑफ द रीजन फॉर द सेग्रीगेशन प्रॉब्लम। सो फर्स्ट क्या है आपका, हाइट से ड्रॉप करवाओ, बैडली डिजाइन मिक्स, प्रॉपर तरह से आपने मिक्स को डिजाइन नहीं करा आपने। थर्ड रीजन क्या हो सकता है, कंक्रीट कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय पंपिंग, बेल्ट कन्वेयर्स, व्हील बैरो एक्सेट्रा। इसका मतलब समझो ये क्या है। अगर आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करोगे ना एक बहुत लंबे डिस्टेंस में, अगर आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करोगे एक बहुत लंबे डिस्टेंस में, तब भी चांसेस हैं कि वो सेग्रीगेट हो सकती है। तब भी चांसेस है कि वो सेग्रीगेट हो सकती है। जिसका जस्ट मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो क्या है कि जैसे सपोज करो कि आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट, सर किसी बुक में कुछ है, किसी और बुक में कुछ है, किसी बुक में कुछ है, किसी और बुक में कुछ है। मैंने आपको 1.5 बोला है ना, ठीक है 1.5 है। ठीक, सो देखो क्या है यहाँ पे आपका कि पॉइंट क्या है आपके पास में कि भाई हम अगर डिस्कस करें कि अगर कंक्रीट को आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करोगे ना, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करने में भी चांसेस हैं कि उसमें चांसेस रहते हैं सेग्रीगेशन होने के। बहुत अगर ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो तब भी चांसेस हैं कि सेग्रीगेशन होने के। जैसे कि सपोज करो कि आपका यहाँ पे कोई इस तरह से, जैसे सपोज मैं कहूँ कि कोई रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, एक एग्जाम्पल उठा लो आपकी, सपोज कोई एक रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सपोज कोई आपका रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस तरह से क्या है आपका रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये क्या है रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कंक्रीट को यहाँ से यहाँ पे लेके जाना था। आपको कंक्रीट को इस फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे लेके जाना है। रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपके पास में, आपको कंक्रीट को फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे लेके जाना है। और कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप किसको यूज कर रहे हो, अलग अलग तरीके यूज होते हैं कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट होने के लिए। आपने इस तरह से एक ये, जैसे आपने कूड़े उठाने वाली मशीन देखी है ना, आपने देखा है कूड़ा उठाने वाली मशीन आती है, इसमें क्या बने होंगे, इस तरह से नीचे पहिए से बने होंगे दो, ये नीचे दो पहिए बने होंगे। इसके अंदर आपने क्या कर दिया, कंक्रीट को भर दिया। इसके अंदर आपने क्या करा, कंक्रीट को भर दिया। अब कंक्रीट को आप यहां से कहां पे लेके जा रहे हो, इस तरह से यहां पर लेकर जा रहे हो। इस तरह से आप कहां पे लेके जा रहे हो, उसको यहां पर लेकर जा रहे हो। क्लियर है। सो होगा क्या, जैसे जैसे आप इसको नीचे ट्रांसपोर्ट कराकर लेकर जाओगे, ट्रांसपोर्ट कराकर लेकर जाओगे, तो होता क्या है, अगर लेटर सपोज जैसे आप रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, ये जो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस है काफी ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस है, तो इन दैट केस क्या होगा आपके पास में, जैसे जैसे आप कंक्रीट को लेकर जा रहे हो इधर से इधर, तो होगा क्या, ये वाला जो सर्फेस है, ऑब्वियसली रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ये सर्फेस कैसा रहेगा आपका, रफ ही तो रहेगा ना, कोई स्मूथ सर्फेस तो होने वाला है नहीं। ये कैसा सर्फेस रहेगा, रफ सर्फेस रहेगा। जब कंक्रीट इधर से इधर जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे इस रफ सर्फेस पे जब आपका कंक्रीट मूव करेगा तो यहाँ पे वाइब्रेशंस डेवलप होंगे, यहाँ पे वाइब्रेशन डेवलप होंगे। उन वाइब्रेशन की वजह से भी चांसेस हैं कि जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेपरेट आउट हो सकते हैं एक दूसरे से।
सो वही सेम रीजन जैसे कि आप कंक्रीट को बहुत लंबे डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, बहुत सारे तरीके होता है ट्रांसपोर्ट करने के, तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी चांसेस रहेगा आपके पास में कि आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है सेग्रीगेशन का चांस। मुझे ये बताओ कि दोनों तीनों पॉइंट क्लियर हो गए सबको या नहीं हुए? सभी को ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए क्या कि किस तरह से होता है सेग्रीगेशन, कौन कौन से रीजन रहते हैं? बता दीजिए एक बार। हाँ, अब देखो नेक्स्ट आपके पास में पॉइंट क्या आएगा, ये एग्जाम्पल भी लिखा है आपका व्हील बैरो। व्हील बैरो का मतलब क्या है, ये जो मैंने आपको डिवाइस बताई ना, यहाँ पे जो पहिया सा है कि पहिया लगा है, इसके ऊपर गाड़ी है, ये यहाँ पे इसमें कंक्रीट डाल दिया आपने, इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसको व्हील बैरो ही बोलते हैं। इसको व्हील बैरो ही बोलते हैं, इसका टेक्निकल नाम व्हील बैरो ही है। आप इसको डिस्कस करोगे जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे तो ये व्हील बैरो ही होता है आपका। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आपका क्या है कि ओवर वाइब्रेशन। ओवर वाइब्रेशन आप इसको समझ सकते हो खुद से। अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये रफ सरफेस था, यहाँ पे जब आप इसको कंक्रीट को लेकर जाओगे तो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे जिससे सेपरेट आउट हो जाएगा। या फिर आपने क्या करा, कंक्रीट को किसी दूसरी तरह से ओवर वाइब्रेट कर दिया। वाइब्रेशन कॉम्पेक्शन करने का एक तरीका होता है, वाइब्रेशन कॉम्पेक्शन करने का एक तरीका होता है, वाइब्रेशन इज अ मेथड फॉर द कॉम्पेक्शन ऑफ द कंक्रीट। अगर आप ओवर वाइब्रेशन कर दो उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करने के लिए, तो उसमें चांसेस रहेगा कि आपको सेग्रीगेशन वहां पे देखने को मिल सकता है। ओवर वाइब्रेशन इज अ रीजन फॉर द सेग्रीगेशन आल्सो। ओवर वाइब्रेशन इज अ रीजन फॉर द सेग्रीगेशन आल्सो। एक रीजन होता है ओवर वाइब्रेशन भी सेग्रीगेशन के लिए। ठीक है, एक रीजन होता है सेग्रीगेशन के लिए ओवर वाइब्रेशन भी। चलो नेक्स्ट आपका क्या है कि जैसे कि ठीक है, ये आपका समझ में आता है कि हाँ, अब जैसे कि आपके ये कुछ रीजन है आपके पास में जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है, सेग्रीगेशन देखने को मिल सकता है कि भाई आप उसको ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करो, एक्सेसिव हाइट से नीचे गिरा दो, ओवर वाइब्रेट कर दो उसको, इम्प्रॉपर तरह से मिक्स को डिजाइन करो अपने। ठीक है, इम्प्रॉपर तरह से आप अपने मिक्स को डिजाइन करो, इम्प्रॉपर तरह से आप अपने मिक्स को डिजाइन करोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, सेग्रीगेशन का चांसेस ज्यादा मिलेगा। सेग्रीगेशन का चांसेस आपको क्या मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। यू विल फाइंड दैट द सेग्रीगेशन चांसेस आर मोर देयर, सेग्रीगेशन चांसेस आर मोर देयर। ये सब चीजें निकल कर आती हैं आपके पास सेग्रीगेशन के लिए, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। मुझे सेग्रीगेशन को इंप्रूव कर, मुझे सेग्रीगेशन को कम करवाना है, मुझे सेग्रीगेशन को रिड्यूस करवाना है, तो मुझे ये बताओ सेग्रीगेशन को रिड्यूस कराने के लिए मैं क्या करूं, कोहेजन को कम करूं या बढ़ाऊं? सेग्रीगेशन को रिड्यूस करवाना चाहता हूं, कोहेजन को बढ़ाना चाहिए कम करवाना चाहिए? कोहेजन बढ़ाना चाहिए कम कराना चाहिए सेग्रीगेशन को रिड्यूस करने के लिए? इंक्रीज करना है। कोहेजन को क्या करना है, इंक्रीज करना है, कोहेजन को इंक्रीज करना है। कोहेजन को इंक्रीज करने का तरीका क्या है, पार्टिकल का साइज छोटा कर दो, बड़ा कर दो, पार्टिकल का साइज छोटा करो, बड़ा करो, पार्टिकल का साइज छोटा करोगे बड़ा करोगे, स्मॉल करोगे, पार्टिकल का साइज क्या करोगे, स्मॉल करोगे। पार्टिकल का साइज स्मॉल है, कोहेजन ज्यादा होगा, कोहेजन ज्यादा होगा तो सेग्रीगेशन का चांस कम मिलेगा। इसलिए आपका पॉइंट क्या निकल कर आता है, इसलिए आपका पॉइंट ये निकल कर आता है कि पार्टिकल जनरली कोशिश करो कि जो आपका सीमेंट वगैरह है उसकी फाइनेंस कैसी रखो, कम रखो। सीमेंट की फाइनेंस क्या रखोगे, एग्रीगेट्स वगैरह की फाइनेंस कम रखो। फाइनेंस कम रखने का मतलब क्या है कि उसको छोटे साइज का यूज करो, छोटे साइज के अगर होंगे तो कोहेजन ज्यादा होगा, कोहेजन ज्यादा होगा तो सेग्रीगेशन का चांस कम मिलेगा। इसीलिए कोशिश करो कि फाइन टाइप का सीमेंट आप यूज करो अगर आप सेग्रीगेशन को रिड्यूस करवाना चाहते हो, या फिर फाइन एग्रीगेट्स को आप कोशिश करो कि यूज करने का। बताओ आया समझ में रीजन पूरा का पूरा? सो अभी तक जस्ट आपका एक टॉपिक डिस्कस हुआ है सेग्रीगेशन की, कुछ डिफेक्ट आपने डिस्कस कर लिए, सेग्रीगेशन आपने डिस्कस कर लिया, सेग्रीगेशन आपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, सेग्रीगेशन आपने डिस्कस कर लिया। अच्छा ये बताओ, सेग्रीगेशन को मैंने बताया कि कोहेजन इंप्रूव कर पाओ, कोहेजन कैसे इंप्रूव कर पाओगे, पार्टिकल का साइज छोटा करके। सेग्रीगेशन को रिड्यूस करने का और क्या तरीका है, उसको ज्यादा हाइट से ड्रॉप मत करो, उसको ज्यादा हाइट से ड्रॉप मत करो, तब भी आप सेग्रीगेशन को रिड्यूस कर सकते हो। उसको ओवर वाइब्रेट मत करो, उसको ओवर वाइब्रेट मत करो, ये भी तरीका रहेगा सेग्रीगेशन रिड्यूस करने का। अपने मिक्स को प्रॉपर तरह से डिजाइन करो, अपने मिक्स को प्रॉपर तरह से डिजाइन करो। एयर एंट्रेनमेंट से क्या फर्क पड़ेगा सेग्रीगेशन पे, बताओ जरा। अगर आप एयर एंट्रेनमेंट करवाते हो तो सेग्रीगेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? एयर एंट्रेनमेंट से सेग्रीगेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज होगा। एयर एंट्रेनमेंट से सेग्रीगेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, सेग्रीगेशन विल रिड्यूस। अब ये पॉइंट आपको उस समय भी लिखवाया था मैंने कि एयर एंट्रेनमेंट विल रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द सेग्रीगेशन एज वेल एज द ब्लीडिंग। एयर एंट्रेनमेंट से ग्रेडिंग इंप्रूव होगी, सेग्रीगेशन कम देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग भी कम देखने को मिलेगा, सेग्रीगेशन भी कम देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग भी कम देखने को मिलेगा। अगर आप ग्रेडेशन इंप्रूव करवाओ, फिर उसका तरीका क्या है, एयर एंट्रेनमेंट करवाना। उसका तरीका क्या है, एयर एंट्रेनमेंट भी एक तरीका है आपका, एयर एंट्रेनमेंट।
बोलो। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, आपके पास दो ऑप्शन है, मैंने अभी आपको बताया सेग्रीगेशन, अगर आप मिक्स को ओवर वाइब्रेट कर दो, अगर आप मिक्स को ओवर वाइब्रेट कर दो तो आपका मिक्स क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। सेग्रीगेशन उसमें आपको देखने को मिलेगा। सेग्रीगेशन में क्या है, इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे, इंग्रेडिएंट एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे, इंग्रेडिएंट एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ कि सपोज करो कि आपका एक तो मिक्स है बहुत ज्यादा वेट मिक्स है, आपका वेट मिक्स है, बहुत वेट मिक्स है, मतलब वाटर उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, वेट कंडीशन में मिक्स है। दूसरा है आपका ड्राई मिक्स, दूसरा है ड्राई मिक्स। तो मुझे ये बताओ वेट मिक्स में से या ड्राई मिक्स में से सेग्रीगेशन की टेंडेंसी किसमें ज्यादा मिलेगी अगर आप उसको ओवर वाइब्रेट करते हो, तो बताओ जरा। वेट मिक्स है, ड्राई मिक्स है, वेट मिक्स में से या ड्राई मिक्स में से किस में ज्यादा टेंडेंसी मिलेगी सेग्रीगेशन की अगर आप उसको ओवर वाइब्रेट करते हो तो, वेट मिक्स में। सेग्रीगेशन वेट मिक्स में, ड्राई में, वेट में टेंडेंसी ज्यादा आएगी, वेट में टेंडेंसी ज्यादा आएगी। वेट में टेंडेंसी आने का मतलब क्या है, वेट में टेंडेंसी ज्यादा आएगी इसलिए उसका रीजन क्या है कि वेट में एग्रीगेट्स क्या हो रहे हैं, बेसिकली सेपरेट आउट हो रहे हैं एक दूसरे से, एग्रीगेट सेपरेट आउट हो रहे हैं एक दूसरे से। एग्रीगेट के सेपरेट आउट होने के लिए पार्टिकल के पास में उनका जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करवाना है हमने। फ्रिक्शन रिड्यूस कराने, अगर आपने फ्रिक्शन रिड्यूस करवाया और आप सैंपल को ओवर वाइब्रेट कर रहे हो, ओवर वाइब्रेट कर रहे हो, तो बेसिकली होगा क्या, चांसेस रहेंगे कि आपका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक दूसरे से ज्यादा जल्दी सेपरेट आउट हो सकते हैं, क्योंकि वेट कंडीशन में आपका ऑलरेडी मिक्स है। मिक्स आपका क्या है, ऑलरेडी वेट कंडीशन में है। मिक्स आपका क्या है, ऑलरेडी वेट कंडीशन में है। अगर वेट कंडीशन में मिक्स है आपका, अच्छा जैसे दो लोगों के यहाँ पे आंसर आए हैं ड्राई वाले। अब हिमांशु एक बात बताना, आप एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आपने सॉइल पढ़ रखी है हिमांशु, सॉइल आपने पढ़ी हुई है ना, सॉइल आपने पढ़ी हुई है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर आप वाटर, लेट अस सपोज ये आपके सॉइल के पार्टिकल हैं, ये आपके सॉइल के पार्टिकल है, इनके अंदर आपने कुछ पर्टिकुलर थोड़ा बहुत पानी की क्वांटिटी डाल दी, थोड़ा बहुत आपने पानी डाला यहाँ पे। जब आप इसमें थोड़ा बहुत पानी डालोगे, जब आप इसमें थोड़ा बहुत पानी डालोगे तो थोड़ा बहुत पानी डालने पे ये मिक्स कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट होगा या फिर लूज, ये बताओ। ये आपका सॉइल है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल कंसीडर करा, ये जस्ट क्वेश्चन है सिर्फ हिमांशु के लिए। ये यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, लेट अस सपोज ये सॉइल के पार्टिकल हैं, आपने इनके अंदर क्या करा, थोड़ा बहुत वाटर डाल दिया। जब आप इनके अंदर थोड़ा बहुत वाटर डालोगे तो इसका कॉम्पैक्शन बढ़ेगा या कम होगा, मतलब ये बेटर कॉम्पैक्टेड स्टेट में पहुंचेगा या कम कॉम्पैक्टेड स्टेट में पहुंचेगा, बोलो। थोड़ा बहुत आपने इसके अंदर पानी डाल दिया, अब आप इस, थोड़ा बोलो। कॉम्पैक्शन होगा सर, थोड़ा कॉम्पैक्शन होगा, बिल्कुल कॉम्पैक्शन होगा, लेकिन अगर आप पानी बहुत ज्यादा डाल दो थोड़ा तो, कॉम्पैक्शन होगा हाँ बिल्कुल, अगर आप पानी बहुत ज्यादा डाल दो तो फिर कॉम्पैक्शन नहीं होगा, तो लूज स्टेट में पहुंच जाएगा, कॉम्पैक्शन नहीं होगा फिर। तो फिर वो लूज स्टेट में पहुंच जाएगा ना। यस सर, ये तो हमने पढ़ा था सॉइल में कि यस एक सर। पर्टिकुलर वाटर कंटेंट तक आपका कॉम्पैक्शन अच्छा होता है, लेकिन अगर आप वाटर को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो पार्टिकल दूर दूर जाने लग जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट आउट होने लग जाते हैं। ये सॉइल में आपको एक पॉइंट बताया था ना, यस सर। तो वही सेम यहाँ पर भी हो रहा है। मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियर कट, इफ टू वेट, बहुत बहुत वेट कंडीशन में आपका मिक्स है, तो यहाँ पर वही आएगा ठीक आपका है कि बहुत, सर, हाँ हो गया, क्लियर हो गया सर। ओके ओके ओके। सो यहाँ पे इसीलिए बताया गया है कि अगर आपका मिक्स बहुत बहुत ज्यादा वेट कंडीशन में है, इन दैट केस अगर आप उसको कॉम्पैक्ट करोगे, ओवर वाइब्रेट करोगे, तो चांसेस हैं उसमें सेग्रीगेशन ज्यादा हो जाएगा, एग्रीगेट सेपरेट आउट कर जाएंगे एक दूसरे से। इसीलिए जो आपका वाइब्रेशन की हेल्प से हम जो कॉम्पैक्शन करते हैं ना, वो कभी भी ज्यादा वेट मिक्स के अंदर नहीं करेंगे। जब आपका मिक्स ड्राई कंडीशन में होता है ना, जब आपका मिक्स ड्राई कंडीशन में होता है, इन दैट केस आप वाइब्रेशन वाला मेथड यूज करोगे कॉम्पैक्शन करने के लिए। अगर आपका मिक्स बहुत ज्यादा वेट कंडीशन में है तो उस केस में आप वाइब्रेशन को यूज नहीं करोगे, वाइब्रेशन वाला तरीका यूज नहीं करोगे कॉम्पैक्शन करने के लिए। अगर मिक्स बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन में है तब आप वाइब्रेशन वाला मेथड यूज करोगे कॉम्पैक्शन करने के लिए। क्यों, रीजन क्या है, अगर बहुत वेट कंडीशन में आपका मिक्स है तो वाइब्रेशन अगर आप उसको देते हो तो उसमें चांसेस है सेग्रीगेशन ज्यादा होने का। बोलो जरा, सबको पॉइंट क्लियर हो। ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, जहां पे आपने ओवर वाइब्रेशन लिखा हुआ है ना, वहां पे लिखा होगा इफ टू वेट ए मिक्स इज एक्सेसिवली वाइब्रेटेड इट मे सेग्रीगेट, वो सेग्रीगेट हो सकता है। इस पॉइंट में बताओ किसी को कोई दिक्कत है, अगर क्लियर है सबको या नहीं है, फिर मैं आपको एक और पुराना लिंक बताऊंगा जहां से आप इसको लिंक कर सकते हो, इसी सेम पॉइंट को आप लिंक कर सकते हो। देखो समझो, आपने वीबी टेस्ट किया था, आपने क्या किया था, आपने वीबी टेस्ट किया था, वीबी टेस्ट, आपने वीबी टेस्ट किया था ना,
वीबी टेस्ट पढ़ा था आपने वर्केबिलिटी पता करने के लिए? बोलो। वीबी टेस्ट जब आपने करा था वर्केबिलिटी पता करने के लिए, तो मुझे ये बताओ वीबी टेस्ट के अंदर सैंपल कैसा था हमारा? ड्राई कंडीशन में था बहुत ज्यादा या फिर वेट कंडीशन में था बहुत ज्यादा? वीबी टेस्ट बहुत लो वर्केबल कंक्रीट के लिए यूज होता है या फिर बहुत हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए यूज होता है? बहुत लो के लिए यूज करते हैं, बहुत हाई के लिए यूज करते हैं? बहुत लो के लिए यूज करते हैं ना, वेरी लो के लिए यूज करते हैं आकांक्षा। वेरी लो वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट के लिए हम वीबी टेस्ट करते हैं ना, वेरी लो वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट के लिए हम वीबी टेस्ट करते हैं। अगर कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत बहुत लो है, अगर कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत बहुत लो है, इसका मतलब क्या है कि वाटर उसके अंदर बहुत कम है। वर्केबिलिटी बहुत कम होने का मतलब क्या है कि वाटर की क्वांटिटी उसके अंदर कैसी है? बहुत कम है। वाटर की क्वांटिटी उसके अंदर कैसी है? बहुत कम है ना। हाँ, ड्राई कंडीशन है, बहुत कम है, मतलब एक तरह से वाटर की क्वांटिटी उसके अंदर, वाटर की क्वांटिटी उसके अंदर बहुत कम है। अगर वाटर की क्वांटिटी उसके अंदर बहुत कम थी, बहुत ड्राई कंडीशन में आपका सैंपल था, आपने यहाँ पे किस तरह से उसको कॉम्पैक्ट करा था? कौन सा मेथड आपने यहाँ पे यूज किया था कॉम्पैक्शन के लिए? इस वाले मेथड के अंदर बताओ, यहाँ पे आपने किस तरह से उसको कॉम्पैक्ट किया था? विद द हेल्प ऑफ द वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन ही तो दिए थे ना आपने, एक वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ था उसको, वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर रखा था ना सैंपल आपका, वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ था सैंपल, आपने जो मोल्ड था उसको उठा दिया था, वाइब्रेशन दिए, वो सिलेंडर की शेप को अटेन कर लिया था उसने। आया समझ में तरीका? तो बहुत ड्राई था, बहुत ड्राई था, बहुत लो वर्केबल था, तो वाइब्रेशन आपने यूज करा। अगर बहुत वेट होता, अगर बहुत वेट होता ना मिक्स आपका, अगर बहुत वेट कंडीशन में होता, उस केस में आप वाइब्रेशन देने वाले नहीं थे उसको, उस केस में आप वाइब्रेशन उसको देने वाले नहीं थे। अगर वाइब्रेशन देते तो चांसेस था कि वो सेग्रीगेट हो जाता। तो बहुत ज्यादा वेट मिक्स अगर आपका होता है और उस केस में आप एक्सेसिवली वाइब्रेट कर देते हो, तो चांसेस क्या है आपके पास में? सेग्रीगेशन का चांस बन जाता है आपके पास में, ज्यादा सेग्रीगेशन के ज्यादा चांसेस क्रिएट हो जाते हैं वहां पे। इसीलिए हम कभी भी बहुत वेट कंडीशन में अगर आपका मिक्स होगा तो आप वाइब्रेशन वाला मेथड यूज नहीं करोगे कॉम्पेक्शन करने के लिए। ठीक है, चलो। सो आई थिंक ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ डिफेक्ट हमने डिस्कस कर लिया अभी तक कि कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। क्रैक आपने डिस्कस कर लिया है, क्रेजिंग आपके पास में आ चुका, सेग्रीगेशन आपके पास में हो चुका। सेग्रीगेशन किस किस रीजन की वजह से होता है, क्या क्या इसको रिड्यूस करने के तरीके हैं? स्मॉल साइज यूज करो, स्मॉल साइज यूज करो, एयर एंट्रेनमेंट करवाओ, ग्रेडेशन इंप्रूव करो, ठीक है, कोहेजन बढ़ाओ किसी तरह से। ये सब तरीके हैं इंप्रूव करने के। कम हाइट से फॉल कराओ, ज्यादा हाइट से फॉल न कराओ, एक्सेसिवली वाइब्रेट मत करो। बहुत वेट मिक्स को अगर आप ओवर वाइब्रेट कर दोगे, चांसेस रहेंगे उसमें किसके? सेग्रीगेशन होने के। इफ टू wet a mix is excessively vibrated, it may segregate. अब एक और आता है आपके पास में क्या? एक और आता है आपके पास में, क्या आता है? एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस आता है, एक डिफेक्ट है। एफ्लोरेसेंस इज आल्सो अ डिफेक्ट व्हिच इज ऑब्जर्व्ड इन द कंक्रीट। एफ्लोरेसेंस भी एक डिफेक्ट है आपके पास जो कंक्रीट में ऑब्जर्व होता है। इसके बारे में कुछ बताने की रिक्वायरमेंट है क्या? एफ्लोरेसेंस के बारे में कुछ बताने की रिक्वायरमेंट है? एफ्लोरेसेंस सिंपल आप पढ़ सकते हो, क्या होता है कि व्हाइट या फिर ग्रेश कलर के पैचेस आपको दिखाई देने लग रहे हैं कंक्रीट के सरफेस के ऊपर। व्हाइट कलर के पैचेस, ग्रे कलर के पैचेस आपको कंक्रीट के सरफेस के ऊपर दिखाई देने लग गए, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप कहते हो क्या? उसको आप कहते हो क्या? एफ्लोरेसेंस कहते हो। किसकी वजह से होते हैं? एफ्लोरेसेंस होता किसकी वजह से है? रीजन क्या है एफ्लोरेसेंस के होने का? ऐसा नीड तो नहीं है बट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। ये बताओ एफ्लोरेसेंस, अब आप अगर ये भी बोलते ना कि रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी मैं डिस्कस तो करता इसको। अगर आप ये बोलोगे कि रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी मैं इसको डिस्कस तो करता। एल्कलीज, एल्कलीज बोलने का मतलब क्या है? सॉल्ट्स। एल्कली बोलने का मतलब क्या है? सॉल्ट्स है। एल्कली बोलने का मतलब होता है सॉल्ट। सॉल्ट अगर आपके वाटर में, जो वाटर आपने यूज करा है वहां पे, अगर उसके अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था। सॉल्ट किस किस में मिल सकता है आपको? सॉल्ट मिल सकता है आपको वाटर के अंदर। सॉल्ट आपको किसके अंदर मिल सकता है? वाटर के अंदर मिल सकता है। अगर आपने बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट वाला वाटर वहां पे यूज करा, तो चांसेस क्या रहेंगे उसमें? फ्लोरेसेंस होगा ही नहीं होगा? बोलो। ऐसा वाटर अगर आपने वहां पे यूज करा जिसमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, तो क्या वहां पे फ्लोरेसेंस का चांस ज्यादा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। सो यही रीजन लिखा हुआ है, पढ़ लो इसको एक बारी, खुद से खुद पढ़ के समझ में आ जाएगा। व्हाइट ग्रेश पैचेस अपीयरेंस ऑन द सरफेस। व्हाइट कलर की पैचेस, ग्रे कलर की पैचेस जो कि सरफेस के ऊपर अपीयर हो जाती है कंक्रीट के सरफेस के ऊपर, उसको आप एफ्लोरेसेंस कहते हो। रीजन क्या होते हैं? सॉल्टी वाटर यूज इन कंक्रीट। अगर आपने कंक्रीट बनाने के लिए सॉल्टी वाटर को यूज करा है जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, चांसेस ज्यादा रहेंगे एफ्लोरेसेंस को। क्योंकि एफ्लोरेसेंस होने के पीछे मेन कारण क्या है? एल्कलीज बोल दो। एल्कली बोलने का मतलब है सॉल्ट्स। तो सॉल्टी वाटर अगर यूज करोगे तो चांसेस ज्यादा रहेंगे। कोस्ट ड्यू टू पुअरली वॉश्ड एग्रीगेट्स। कोस्ट ड्यू टू पुअरली वॉश्ड एग्रीगेट, चांसेस है कि कुछ
ब्रिक्स में हर एक बिल्डिंग मटेरियल के अंदर शो होगा। एफ्लोरेसेंस हर एक बिल्डिंग मटेरियल के अंदर शो होगा, ब्रिक्स में भी शो होगा, कंक्रीट में भी शो होगा, स्टोन्स में भी शो होगा, सीमेंट में भी शो होगा, हर एक मटेरियल के अंदर शो होगा। ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें शो नहीं होता, सब में शो होता है, सब में। ओके, सब में शो होता है। तो क्या है कि पुअरली वॉश्ड एग्रीगेट्स, कुछ चांसेस हैं वहां पे कि कुछ एग्रीगेट, कुछ सॉल्ट्स क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर भी डिपॉजिट हो सकते हैं। देखो जैसे हो रहा है सॉल्ट्स की वजह से, सो अगर आपने कोई ऐसा वाटर यूज करा जिसमें सॉल्ट्स बहुत ज्यादा थे, तो चांसेस रहेंगे एफ्लोरेसेंस के। आपने ऐसे एग्रीगेट यूज करे जो कि पुअरली वॉश्ड थे, मतलब जिनको प्रॉपर्ली आपने वॉश नहीं कर रखा था। चांसेस है कुछ सॉल्ट्स एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर भी स्टिक हो सकते हैं। अगर कुछ सॉल्ट्स एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर स्टिक थे, तो उन सॉल्ट्स को हटाने के लिए आप क्या करो, एग्रीगेट के सरफेस को वॉश करो। उन सॉल्ट्स को हटाने के लिए आप एग्रीगेट के सरफेस को वॉश करो। जब आपने एग्रीगेट का सरफेस वॉश कर लिया, आपने सॉल्ट्स हटा दिए, तो एग्रीगेशन इसका एफ्लोरेसेंस का चांस कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा सॉल्ट यूज करा जिसके सरफेस पे सॉल्ट थे, अगर आपने ऐसा एग्रीगेट यूज करा जिसके सरफेस पे सॉल्ट थे, और आपने उसको यूज कर लिया बिना कोई वॉशिंग करे, तो चांसेस एफ्लोरेसेंस के ज्यादा मिलेंगे। सो प्रॉपर्ली वॉश करो अपने एग्रीगेट्स को। अगर उनके अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन था तो कोई ऐसा वाटर मत यूज करो जिसमें कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। क्लियर है? मुझे बताओ ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए नहीं हुए आपको एफ्लोरेसेंस से रिलेटेड? एफ्लोरेसेंस के दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? ओके, सो क्या है, सॉल्ट्स होंगे। ठीक है, इधर क्या बताया आपको, इधर आपको ये बताया कि भाई सॉल्टी वाटर मत यूज करो, ज्यादा मत यूज करो, प्रॉपरली वॉश्ड एग्रीगेट्स यूज करो, वॉश्ड एग्रीगेट्स यूज करो, सॉल्टी वाटर यूज मत करो, प्रॉपरली वॉश्ड एग्रीगेट यूज करो। नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है, कुछ वाटर रिपेलेंट्स कंपाउंड को यूज कर दो, कुछ वाटर रिपेलेंट कंपाउंड्स टू कोट द सरफेस। देखो मतलब समझो, होता क्या है कि आपने कोई भी किसी भी तरह का बिल्डिंग मटेरियल यूज करा, सपोज आपने कोई सीमेंट यूज करा या कंक्रीट, मान लो कंक्रीट आपने यूज करी, हुआ क्या, कंक्रीट के अंदर अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट थे आपके, सीमेंट भी था, बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट था, एग्रीगेट्स थे, वाटर था। सीमेंट अगर वहां पर है, अगर एग्रीगेट वहां पर है, उनके अंदर कौन रहा होगा, सॉल्ट्स रहे होंगे, एल्कलीज रही होंगी। ऐसा होगा या नहीं होगा? कंक्रीट में एग्रीगेट भी है, सीमेंट भी है, सीमेंट है, एग्रीगेट भी है, उनके अंदर कौन रहेंगे, एल्कलीज भी रहेंगी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में सॉल्ट्स भी रहेंगे, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में सॉल्ट्स भी रहेंगे। अब होता क्या है, आपने सपोज कंक्रीट का क्यूब बना लिया, ठीक है, इसके अंदर क्या था, एग्रीगेट भी थे आपके, सीमेंट भी था, कुछ सब कुछ थे, और साथ साथ कौन रहेंगी, एल्कलीज भी तो रहेंगी। आपने देखा था ना, सीमेंट के अंदर एल्कलीज भी तो होती हैं। तो होगा क्या, धीरे धीरे जब आपने लेटर सपोज आपने कोई भी कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन कर दिया, होगा क्या कि एटमॉस्फेयर से सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द वाटर, कुछ क्वांटिटी ऑफ द वाटर क्या होगी, इस स्ट्रक्चर के ऊपर आकर वाटर की डिपॉजिट करने लग जाएगी। हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर से वाटर आकर क्या करेगा, इस कंपोनेंट के ऊपर आकर डिपॉजिट करने लगा, इस कंक्रीट के कंपोनेंट के ऊपर आकर डिपॉजिट करने लगा। अब जब वाटर आया तो होगा क्या, ये वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट वाटर इज प्रेजेंट ओवर दिस सरफेस, ये वाटर प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर के सरफेस के ऊपर। तो ये दिस एल्कली विल मूव टू द सरफेस, ये एल्कली सरफेस की तरफ मूव करेगी, और ये एल्कली सरफेस की तरफ मूव करने के बाद क्या करेगी, इस वाटर के साथ में रिएक्शन करेगी, इस वाटर के साथ में रिएक्शन करेगी। अब क्या हुआ, जब एल्कली ने वाटर के साथ में रिएक्शन करा, ठीक है, रिएक्शन कर लिया, विद टाइम क्या होगा, टाइम के साथ में ये वाटर क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। विद टाइम क्या करेगा, ये वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट कर जाएगा। तो आप क्या करो, अब बचेगा क्या यहाँ पे सरफेस पे, सिर्फ क्या बचा सरफेस पे अकेला,
वाटर तो इवापोरेट कर गया, बचा क्या यहाँ पे सरफेस पे? एल्कलीज बच गई ना, सरफेस पे क्या बचा? एल्कलीज बच गई, सरफेस पे बच गई एल्कली बस। तो क्या था, कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन आपने करी, उसमें एग्रीगेट भी थे, उसमें सीमेंट भी था। एग्रीगेट थे, सीमेंट होंगे तो डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ एल्कली भी रही होगी। होगा क्या, टाइम के साथ में कुछ वाटर, कुछ क्वांटिटी ऑफ द वाटर इस स्ट्रक्चर के सरफेस पे आके रुक जाता है। टाइम के साथ में हमें पता है एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, तो कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर इसके सरफेस पे आएगा और इसके सरफेस पे आके बैठ जाएगा। तो एल्कली अंदर थी, वाटर कहाँ पे है? सरफेस पे। एल्कली आएंगी अंदर से बाहर, एल्कली आएगी अंदर से बाहर, वाटर के साथ क्या करेगी? रिएक्शन करेगी। आया समझ में? एल्कली आई अंदर से बाहर, वाटर कहाँ था? बाहर था। वाटर के साथ एल्कली ने रिएक्शन करा, लेकिन रिएक्शन करने के बाद में एल्कली के साथ जैसे वाटर ने रिएक्शन करी, वाटर उसको छोड़ के चला गया, वाटर एल्कली को छोड़ के चला गया। बच गई कौन? अकेली एल्कली बच गई। कहाँ पे? सरफेस पे, घर के बाहर खड़ी हुई। ठीक है, घर के बाहर बच गई कौन? अकेली एल्कली बच गई। अब एल्कली बच गई, वाटर उसको छोड़ के चला गया। एल्कली सरफेस पे, एल्कली की प्रेजेंस आपको किस तरह दिखाई देगी? इन दी फॉर्म ऑफ द व्हाइट पैचेस। सरफेस पे एल्कली आकर रुक गई ना, तो एल्कली कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाएगी? इन दी फॉर्म ऑफ द व्हाइट पैचेस। इसीलिए व्हाइट पैच डेवलप कर जाएंगे आपके सरफेस के ऊपर, व्हाइट पैच डेवलप कर जाते हैं सरफेस के ऊपर। व्हाइट पैचेस डेवलप कर जाएंगे सरफेस के ऊपर, यही तो होता है एल्कलीज की वजह से कि व्हाइट पैचेस, ग्रेश पैचेस डेवलप कर जाते हैं ना सरफेस पे। इसी को आप एफ्लोरेसेंस बोलते हो, स्टेन्स, स्टेन्स। तो इसीलिए क्या करो आप, कुछ वाटर रिपेलेंट कंपाउंड्स को यूज कर लो सरफेस को कोट करने के लिए। जैसे ये सरफेस है ना आपका, अब ये क्या हुआ था, यहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई? सरफेस पे वाटर आ गया, एल्कली ने इसके साथ रिएक्शन करा, सरफेस पे आके वाटर उसको छोड़ के चला गया, एल्कली बच गई। एल्कली की प्रेजेंस आपको किस तरह दिखाई देगी? इन दी फॉर्म ऑफ द व्हाइट पैचेस। लेकिन अगर आप क्या करो, अगर आप इसके सरफेस पे कुछ वाटर रिपेलेंट कंपाउंड्स की कोटिंग कर दो, अगर आप इस कंपोनेंट के सरफेस पे कुछ वाटर रिपेलेंट कंपाउंड्स की कोटिंग कर दो, तो वाटर आएगा ही नहीं वहां पे। वाटर अगर आएगा नहीं, वाटर वहां पे रुकेगा नहीं, तो एल्कली रिएक्शन किसके साथ करेगी? अगर एल्कली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, इसका मतलब क्या है? आपको व्हाइट पैचेस भी दिखाई नहीं देंगे, आपको व्हाइट पैचेस भी दिखाई नहीं देंगे। ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आई या नहीं आई? अब आपको इस पॉइंट का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि ये जो पॉइंट अभी आपने लिखा ना कि यूज वाटर रिपेलेंट टू कोट द सरफेस, इसका मतलब क्या था? बोलो, बताइए। सो आपके ये जो अलग अलग डिफेक्ट्स थे, कुछ डिफेक्ट इसमें से डिस्कस हो चुके हैं, है ना? कुछ डिफेक्ट आपने डिस्कस कर लिया अभी तक कि कौन कौन से डिफेक्ट थे। अब देखो और कुछ डिफेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास क्या? ब्लीडिंग। सो द नेक्स्ट द डिफेक्ट जो आपके पास रहेगा, नेक्स्ट डिफेक्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग एक नेक्स्ट डिफेक्ट है आपका, इसके बारे में डिस्कस करना है। सो नेक्स्ट आपके पास में क्या रहेगा? दैट विल बी ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के बारे में बात करते हैं। ब्लीडिंग नेक्स्ट डिफेक्ट होगा, ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि क्या मतलब होता है इसका। ब्लीडिंग के बारे में तो अभी आपको बताया था कि मीनिंग क्या होता है। मीनिंग क्या होता है ब्लीडिंग का? इट इज एक्चुअली स्पेशल केस ऑफ सेग्रीगेशन। ये सेग्रीगेशन का ही एक स्पेशल केस है। ये सेग्रीगेशन का ही एक स्पेशल केस है कि अगर वाटर का सेपरेशन हो जाए उसको आप ब्लीडिंग बोल देते हो। इट इज अ केस ऑफ द सेग्रीगेशन। होता क्या है इसमें? सिंपल, आपको पता है कि फ्लो ऑफ द मिक्सिंग वाटर टू द सरफेस। मिक्सिंग वाटर सबसे लाइट होता है, जितने भी आपके पास इंग्रेडिएंट होते हैं कंक्रीट को बनाने के लिए, सीमेंट में, कोर्स एग्रीगेट में या फिर फाइन एग्रीगेट के कंपैरिजन में वाटर सबसे लाइट होता है। वाटर अगर सरफेस लाइट है तो इसके पास टेंडेंसी ज्यादा है कि सरफेस पे मूव कर जाए, कि सरफेस पे मूव कर जाए आपके। तो ब्लीडिंग बेसिकली व्हाट क्या होता है? इट इज अ फ्लो ऑफ वाटर टू द सरफेस। खुद से खुद क्या करेगा वाटर? क्या करेगा? सरफेस की तरफ फ्लो कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लीडिंग। इसको हम क्या बोल देते हैं? ब्लीडिंग बोल देते हैं। सो डेफिनेशन सबको क्लियर में आ गई क्या होता है? इट इज एन ऑटोजीनियस, मतलब खुद से खुद, फ्लो ऑफ द मिक्सिंग वाटर। ऑटोजीनियस फ्लो ऑफ द मिक्सिंग वाटर टू द सरफेस फ्रॉम द फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट। फ्रॉम द फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट। ब्लीडिंग को ही हम
वाटर गेन भी कहते हैं। इसका एक और नाम आपको पता लगा, ब्लीडिंग को ही क्या कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वाटर गेन। इसी को वाटर गेन भी कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वाटर गेन। इसको वाटर गेन भी कहते हैं। सो ब्लीडिंग बोलते हैं फिर वाटर गेन कह दो। मतलब क्या होता है, खुद से खुद वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा टू द सरफेस, सरफेस की तरफ, और सेपरेट हो जाएगा अदर इंग्रेडिएंट्स से, अदर इंग्रेडिएंट से, ठीक है, फ्रॉम द फ्रेशली मिक्स्ड कॉन्क्रीट। ठीक, इसको क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। रीजन क्या क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं आपके, रीजन आपको सारे के सारे पता होंगे। रीजन क्या क्या हो सकता है आपके पास में, बताइए जरा क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। जो सेग्रीगेशन के रीजन है वही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। सेग्रीगेशन के जो कारण थे वही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्या रीजन हो सकता है, एक्सेसिवली वाइब्रेट कर दिया आपने सर, आपने आपका जो कॉन्क्रीट है उसको, कॉन्क्रीट को आपने एक्सेसिवली वाइब्रेट करा, टू मच वाटर, यस बिल्कुल ये भी रीजन है। टू मच वाटर, मोर वाइब्रेशंस, हाईली वेट मिक्स, हाईली वेट मिक्स। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, सिंपल मैं लिख दे रहा हूँ एक बारी, वैसे सब आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्या हो सकता है, एक्सेसिव, एक्सेसिव वाइब्रेशंस, एक्सेसिव वाइब्रेशन रीजन हो सकता है। डिस्कस करने लायक इसमें कुछ है नहीं, वाइब्रेट करा, पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, चांसेस रहेंगे सेपरेट आउट होने के एक दूसरे से। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है इनसफिशिएंट कोहेजन, इनसफिशिएंट कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस क्या है, अगर अगर कोहेसिवनेस कम है तब जाकर आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ये पॉइंट आपको बताया हुआ है कि कोहेजन का क्या फर्क पड़ता है ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन का, भी आपने बताया भी था। अगर कोहेजन ज्यादा होता है तो ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन कम हो जाता है, अगर कोहेजन ज्यादा है ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन कम हो जाता है, ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन कम हो जाता है कोहेजन ज्यादा होने पर। सो कोहेसिवनेस नहीं है आपके मिक्स में, अगर आपके मिक्स में कोहेसिवनेस नहीं है तो ब्लीडिंग ज्यादा मिलेगा। एक्सेसिव वाइब्रेशन है तो, एक्सेसिव वाइब्रेशन है तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। दूसरा काम, अगर कोहेसिवनेस है, अगर कोहेसिवनेस है तो ब्लीडिंग कम होगी, कोहेसिवनेस नहीं है तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी। इस कोहेसिवनेस ना होने की वजह से भी क्या मिलेगा, ब्लीडिंग आपको ज्यादा मिलेगा। अगर ये कोहेसिवनेस कम है, ब्लीडिंग क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। एक्सेसिव वाइब्रेशन ज्यादा है, ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो एक्सेसिव वाइब्रेशन ज्यादा, ब्लीडिंग ज्यादा, कोहेसिवनेस कम, एक्सेसिव ये ब्लीडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। थर्ड, थर्ड पॉइंट आपके पास में क्या आएगा, थर्ड पॉइंट आपके पास में आएगा वही, ड्यू टू द लेक ऑफ द वेरी फाइन मटेरियल इन द मिक्स। सिंपल रीजन है, वेरी फाइन मटेरियल नहीं है मिक्स के अंदर, मिक्स के अंदर वेरी फाइन मटेरियल नहीं है। अगर ये कम हुआ ब्लीडिंग ज्यादा होगी। इससे मुझे बताओ, वेरी फाइन मटेरियल ना होने से क्या फर्क पड़ा, वेरी फाइन मटेरियल नहीं है तो क्या दिक्कत हो गई, वेरी फाइन मटेरियल नहीं है तो इससे क्या दिक्कत हो गई, कोहेजन भी कम है वहां पे। फाइनर पार्टिकल में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, कोहेजन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। कोहेजन कम, ब्लीडिंग ज्यादा, कोहेजन कम, ब्लीडिंग ज्यादा। सो ये भी रीजन आएगा। यस, कोहेजन कम होगा, एक्सेसिव वाइब्रेशन हो गया, कोहेसिवनेस हो गई, वेरी फाइन मटेरियल हो गया। फोर्थ क्या होगा आपके पास में, हाईली वेट मिक्स, हाईली वेट मिक्स, हाईली वेट मिक्स, हाईली वेट मिक्स। मिक्स कैसा है आपका, हाईली वेट है, हाईली वेट मिक्स। अगर मिक्स कैसा है, हाईली वेट है, बहुत ज्यादा वाटर उसके अंदर है, आपने वाटर की क्वांटिटी का कोई ध्यान ही नहीं करा, बहुत ज्यादा वाटर उसके अंदर डाल दिया। हाईली वेट मिक्स अगर ज्यादा होगा, अगर तो ज्यादा होगा है। फिफ्थ, फिफ्थ क्या होगा, इनसफिशिएंट मिक्सिंग, आपने प्रॉपर तरह से मिक्सिंग नहीं कर रखी, इनसफिशिएंट मिक्सिंग, इनसफिशिएंट मिक्सिंग, इनसफिशिएंट मिक्सिंग नहीं थी, अगर रिड्यूस होगी इनसफिशिएंट मिक्सिंग, एक सेकेंड, अगर इनसफिशिएंट मिक्सिंग रहेगी, बढ़ेगी तो ब्लीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी। सिक्स्थ पॉइंट, बैडली प्रोपोर्शनड मिक्स, बैडली प्रोपोर्शनड मिक्स, मिक्स, बैडली प्रोपोर्शनड मिक्स, ये सब पॉइंट आते हैं। बताओ जरा कोई दिक्कत है क्या, कोई किस तरह का प्रॉब्लम है सारे के सारे पॉइंट्स में कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं ब्लीडिंग के लिए। ब्लीडिंग के लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट क्लियर हैं सभी को। सारे पॉइंट आपके नोट्स में मेंशन है,
सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट्स में मेंशन कर रखे हैं। एक बार कंफर्म कर दो सब लोग, सबको क्लियर है सारे के सारे पॉइंट्स? बता दीजिए। ठीक है, इनका प्रिवेंशन, अब आप इनका प्रिवेंशन भी खुद से कुछ समझ सकते हो, बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अगर देखो, मैं ये कहता हूँ कि अगर स्टार्टिंग से आप सारी की सारी क्लासेस करते आए हो तो अभी तक आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग खुद बन चुकी है कि आप सारे के सारे पॉइंट को खुद से खुद लिंक कर लोगे। अब आप इसके प्रिवेंशन की बात करो, क्या क्या हो सकता है तरीका बचाने का इसको? प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग करो, जिस क्वांटिटी में जितना एग्रीगेट जितना इंग्रेडिएंट को डालना था उस क्वांटिटी में डालो उस इंग्रेडिएंट को, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डाल दिया आपने। प्रॉपर तरह से एग्रीगेट्स की इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को जज करो कि कितनी कितनी क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट आपको डालने हैं। इम्प्रॉपर जजमेंट मत करो क्वांटिटीज का, क्वांटिटी को प्रॉपर तरह से जितनी रिक्वायरमेंट है उतना डालो, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यूनिफॉर्म मिक्सिंग, प्रॉपर तरह से मिक्सिंग करो, प्रॉपर तरह से उसकी मिक्सिंग करो, प्रॉपर तरह से मिक्सिंग करो। तीसरा क्या होगा, आपको बता रखा है मैंने, यूज ऑफ पोजोलोनिक मटेरियल था, एंड यूज ऑफ एयर एंट्रेनमेंट, ये ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन को कम करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। आप अगर पोर्टलैंड पोजोलोनिक सीमेंट पढ़ोगे उठा के, या फिर अगर आप पढ़ोगे ना किसको, एयर एंट्रेनमेंट, एयर एंट्रेनिंग एजेंट, इन दोनों से क्या फायदा मिलेगा आपको, ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन कम होगी, आपकी ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन की टेंडेंसी आपको कम मिलेगी। इनफैक्ट आपको एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर जब मैंने पढ़ाया था वहां पे क्लियर कट पॉइंट लिखवाया हुआ है कि यूज ऑफ एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर आपको ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन की टेंडेंसी कम करवा के देता है। बताओ ये पॉइंट लिखवाया हुआ है क्या वहां पे क्लियर कट, कि एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर यूज करने से ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन की टेंडेंसी कम हो जाती है? बोलो, ये लिखा हुआ पॉइंट है ना वहां पे नोट्स में। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है कि यूज ऑफ फाइनर सीमेंट, यूज ऑफ फाइनर सीमेंट आपको पता है, फाइन सीमेंट यूज करोगे कोहेजन बढ़ेगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। फाइन सीमेंट यूज करोगे कोहेजन बढ़ेगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। रिच मिक्स आर लेस ससेप्टेबल टू ब्लीडिंग देन लीन मिक्स। रिच मिक्स किसको बोलोगे, रिच मिक्स कौन सा होगा? अभी आपको बताया था वहां पे एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो में, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो में बताया था ना आपको कि क्या होता है रिच मिक्स। आपको वर्केबिलिटी के लिए एक पैरामीटर पढ़ाया था, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो। जब आपको बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी, वहां पर एक फैक्टर बताया था आपको कि रिच एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो, वहां पे बताया था रिच मिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें सीमेंट ज्यादा होगा, बेसिकली जिसमें सीमेंट ज्यादा होगा उसको आप क्या बोलते हो, रिच मिक्स कहते थे ना, सीमेंट मैक्सिमम, या सीमेंट जिसमें क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसमें सीमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। सो रिच मिक्स में टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, मतलब रिच मिक्स में कम टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी ब्लीडिंग की, एज कंपेयर टू द लीन मिक्स। लीन मिक्स वो है जिसमें की लीन मिक्स वो है जिसमें की क्या होगा, लीन मिक्स वो है जिसमें सीमेंट कम हो। लीन मिक्स में सीमेंट क्या होगा, कम होगा, सीमेंट कम है, कोहेजन कम है, कोहेजन कम है, ब्लीडिंग का चांस ज्यादा। रिच मिक्स है, सीमेंट ज्यादा है, कोहेजन ज्यादा है, ब्लीडिंग का चांस कम, ब्लीडिंग का चांस कम। बोलो, एक और बताया, डू नॉट ओवर वाइब्रेट। सर बट एक्सेसिव सीमेंट भी तो लीड्स टू द श्रिंकेज, एक्सेसिव सीमेंट विल लीड टू द श्रिंक, हाँ बिल्कुल, एक्सेसिव सीमेंट तो श्रिंकेज को लीड करेगा। हम श्रिंकेज के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं ना अभी, हम श्रिंकेज पे कमेंट कर ही नहीं रहे, हम तो ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं ना। ये पॉइंट बिल्कुल सही है आपका कि सीमेंट से श्रिंकेज पे इफेक्ट आएगा, लेकिन श्रिंकेज की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द ब्लीडिंग ओनली अभी, कि ब्लीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। श्रिंकेज एक अलग पैरामीटर है, ब्लीडिंग एक अलग पैरामीटर है। ठीक है, सो क्या हुआ लास्ट आपका कि डू नॉट ओवर वाइब्रेट। सर डेफिशिएंसी ऑफ द फाइन एग्रीगेट ब्लीडिंग पर इफेक्ट पड़ेगा, डेफिशिएंसी ऑफ द फाइन एग्रीगेट से ब्लीडिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। डेफिशिएंसी ऑफ द फाइन एग्रीगेट की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। कैसे इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि फाइन एग्रीगेट भी तो कहीं ना देखो, फाइन एग्रीगेट ग्रेडेशन इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, फाइन एग्रीगेट ग्रेडेशन इंप्रूव करने में हेल्प करेगा आपकी, फाइन एग्रीगेट ग्रेडेशन इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी आप बिल्कुल ही कम कर दोगे वहां से, तो ग्रेडेशन बेहतर कैसे रहेगा, उसका उसका ग्रेडेशन क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा, ग्रेडेशन इम्प्रॉपर हो जाएगा, ग्रेडेशन इंप्रूव होगा, इम्प्रॉपर होगा तो क्या होगा, आपका फर्क पड़ जाएगा किसके, ब्लीडिंग पे भी। भाई फाइन एग्रीगेट का काम क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट के वॉइड्स को फिल करना। फाइन एग्रीगेट का काम होता है कोर्स एग्रीगेट के वॉइड को फिल करना, आपने फाइन एग्रीगेट वहां पे यूज करे ही नहीं, तो उसका ग्रेडेशन इम्प्रॉपर हो जाएगा। वो वॉइड्स को कैसे फिल करेगा कोर्स एग्रीगेट के बीच के,
बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ग्रेडेशन अफेक्ट हो गया, ग्रेडेशन अफेक्ट हो गया तो ब्लीडिंग पे भी अफेक्ट आ जाएगा। सो लास्ट आपका क्या है, डू नॉट ओवर वाइब्रेट द कंक्रीट, डू नॉट ओवर वाइब्रेट द कंक्रीट। ये लास्ट पॉइंट आता है कि कंक्रीट को ओवर वाइब्रेट मत करो। एंड लास्ट में जस्ट एक हेडिंग लिखी हुई है लाइटेंस, वो आपको ऑलरेडी बताया हुआ भी है पहले। लाइटेंस का मीनिंग क्या होता है, क्या बता दीजिए, मतलब क्या होता है लाइटेंस का, आपको खुद से पता है लाइटेंस का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है लाइटेंस का, लाइटेंस मतलब लाइटेंस का मतलब क्या होता है, ये तो आपको डिफाइन करा था पहले भी, वाटर सीमेंट की लेयर, यस वाटर एंड सीमेंट की लेयर, इसको क्या बोलते हैं, लाइटेंस बोलते हैं। सरफेस पे आ जाना, वाटर सीमेंट की लेयर कहां पर आ गई, सीमेंट ऑफ और वाटर मिक्स सरफेस पे आना, यस सीमेंट एंड वाटर मिक्स सरफेस पे आना, बिल्कुल। अपीयरेंस ऑफ द वाटर सीमेंट लेयर ओवर द सरफेस, इससे अफेक्ट क्या पड़ता है, इससे किस चीज का अफेक्ट पड़ता है, इससे फर्क क्या पड़ता है, लेयर सरफेस पे आ गई, इससे क्या फर्क पड़ता है, जॉइंट, यस। इससे फर्क पड़ता है कि बॉन्डिंग बॉन्डिंग वीक हो जाती है, बॉन्डिंग वीक हो जाती है बिटवीन द सक्सेसिव लिफ्ट। आपने एक लेयर डाल रखी है 2 मीटर की, उसके ऊपर आपने दूसरी लेयर डाली 2 मीटर की, इन दोनों के बीच में कहीं पे मान लो कि ये लाइटेंस वाली लेयर आ गई, तो अफेक्ट क्या पड़ेगा इससे कि इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड था वो वीक हो जाएगा, बॉन्डिंग वीक हो जाती है, यस। सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, डिफाइंड एज सीमेंट एंड वाटर स्लरी कमिंग ऑन द टॉप एंड सेटिंग ऑन द सरफेस, इफ लाइटेंस इज फॉर्म्ड इन द लिफ्ट इट शुड बी रिमूव्ड बिफोर नेक्स्ट लिफ्ट। अगर वहां पे लाइटेंस की लेयर फॉर्म हो गई तो आपको नई लेयर डालने से पहले उस पुरानी लेयर के ऊपर जो लिफ्ट की जो बेसिकली आपके पास लाइटेंस की लेयर है उसको हटाओ, पहले उसको हटाओ, अदरवाइज जो आप नया लिफ्ट वहां पे डालोगे उनके बीच में और पुरानी वाली के बीच में बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ये होता है सिंपल रीजन। बताइए। बताओ, क्लियर है यहाँ तक सबको? बताओ एक बार सब लोग बताओ, फिर अपना आगे डिस्कस करते हैं। बोलिए। चलो, सो ये भी हो गया ना आपके, मतलब जो अलग अलग तरह के डिफेक्ट हमने डिस्कस करने थे उसको डिस्कस कर लिया। अब सिंपल सिंपल से इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इन फैक्टर्स के बेसिस पे कि भाई बताइए एक्सेसिव वाइब्रेशन का ब्लीडिंग पे क्या फर्क पड़ता है, इनसफिशिएंट मिक्सिंग का क्या फर्क पड़ता है, कोहेसिवनेस कम होने से क्या फर्क पड़ता है ब्लीडिंग के ऊपर। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है, अगर आप एक बार खुद से प्रॉपर्ली रीड कर लोगे ना इनको तो आपको समझ में आ जाएंगे खुद से कुछ। देखो स्टार्टिंग से अभी तक इतने लेक्चर आपके अभी तक हो चुके हैं एंड आई थिंक कि इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपके अंदर बन चुकी है अब तक कि आप खुद से खुद चीजों को लिंक कर पाओगे एक दूसरे के साथ में। पार्टिकल का साइज छोटा करने से क्या होता है, बड़े करने से क्या हो रहा है, कोहेसिवनेस से क्या फर्क पड़ रहा है, इनसफिशिएंट मिक्सिंग से क्या हो रहा है, इन सारी चीजों को आप खुद से खुद मिक्स कर सकते हो आज के टाइम पे, खुद से खुद लिंक कर सकते हो। एक बार सब लोग कंफर्म कर दो कि यहाँ तक क्लियर है सब कुछ या नहीं है। आपकी जो फाइल है पीडीएफ उसमें नेक्स्ट पेज पर आइए जरा, इससे नेक्स्ट टॉपिक पे, इससे जस्ट नेक्स्ट पेज। एक टेबल बनी हुई है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द स्लंप वैल्यूज, एक टेबल बनी हुई है आपके पास में, यस वही स्लंप वैल्यू। एक टेबल बनी है आपके पास टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड स्लंप वैल्यू से रिलेटेड। डायरेक्टली आपके पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेबल से, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन की
आपको लिख के दे देगा वहां पे कि आपको रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, तो आपसे पूछेगा बताओ जनरली स्लम्प वैल्यू किस रेंज में होनी चाहिए। सो कुछ 2-3 चीजें मेरे को ऑब्जर्व हुई हैं जी जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले वो मैंने आपको एसडी से एक अलग टेबल में डाल के दे दिया है। आपसे 1-2 जगह पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई मैं कोई रोड की कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है तो स्लम्प वैल्यू लगभग किस रेंज में रहनी चाहिए, स्लम्प वैल्यू लगभग किस रेंज में रहनी चाहिए, मुझे मास कॉन्क्रीटिंग करनी है, स्लम्प वैल्यू किस रेंज में रहनी चाहिए, मुझे वाइब्रेटेड कॉन्क्रीट टू बी वाइब्रेटेड, अगर कोई ऐसी कॉन्क्रीट है जिसको वाइब्रेट करवाना है, स्लम्प वैल्यू लगभग किसकी रेंज में रहनी चाहिए। इस तरह के कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मेरे को देखने दिखाई दिए हैं, तो वो मैंने आपको एज इट इज एक टेबल के फॉर्म में डाल के दे दिया है। आपको क्या करना है, इनको याद रखना है, सिंपल, ठीक है। डायरेक्टली याद रखना है कि हाँ भाई हम रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, स्लम्प वैल्यू शुड बी इन द रेंज ऑफ 20 से 40 mm के बीच में होनी चाहिए लगभग, मास कॉन्क्रीटिंग 25 से 50 mm के बीच में होनी चाहिए स्लम्प वैल्यू लगभग, कॉन्क्रीट टू बी वाइब्रेटेड लगभग कितना होना चाहिए 80 से 50 80 ये सॉरी 10 से 25 के बीच में होना चाहिए। नॉर्मल आरसीसी वर्क में कितना होता है 80 to 150 के बीच में होता है। नॉर्मल आरसीसी वर्क्स में स्लम्प वैल्यू लगभग कितनी रहती है 80 to 150 के बीच में रहती है जनरली, ठीक है। कॉन्क्रीट फॉर द आर्चेज एंड द वॉल ऑफ टनल्स, कॉन्क्रीट फॉर द आर्चेज एंड द वॉल ऑफ टनल्स कितना रहेगा 90 से 100 के बीच में वर्केबिलिटी स्पेसिफाई करी गई है। देखो ऐसी बहुत सारे टेबल हैं आपके पास जो डायरेक्टली जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपकी कोड की कई सारी टेबल आएंगी जो मैं आपको डायरेक्टली आपके नोट्स में नोट करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको हर पॉइंट पे देखने को मिलेंगे इनसे। आप अगर क्वेश्चन उठा के देखोगे आपको हर पॉइंट पे क्वेश्चन दिखाई देगा, हर पॉइंट पे जितने भी मैंने टॉपिक अभी तक डिस्कस करे हैं ऐसा कोई उसमें टॉपिक नहीं रहेगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा जिसपे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं आ रखे। हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन आए हुए हैं, हर एक पॉइंट पे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं कि हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बताएंगे। इससे अलावा जो क्वेश्चन नहीं आते जिन भी चीजों को बताया गया हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, हर एक पॉइंट से। तो डायरेक्टली कोड की टेबल है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड अब तो आई थिंक कि आपने क्वेश्चन भी अच्छे खासे प्रैक्टिस करके देख लिए होंगे कॉन्क्रीट टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, जो कॉन्क्रीट के जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आपने अभी तक प्रैक्टिस करके देख लिए होंगे। तो उससे भी आपको आइडिया लग चुका होगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके टॉपिक में, किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। चलो फिर आज आज एक काम कर रहे हैं, बेसिकली इसको यहीं पे ओवर कर रहे हैं आज के दिन पे ना। अपना अब नेक्स्ट क्लास रखेंगे मंडे में, आज इसको यहीं पे ओवर कर रहे हैं क्लास को। नेक्स्ट में आपका नया टॉपिक शुरू करवाऊंगा किससे, अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट की प्रोडक्शन की नई बात करेंगे अब नेक्स्ट, कि कॉन्क्रीट की प्रोडक्शन के लिए किस किस तरह के स्टेप्स होते हैं। आपका बैचिंग क्या होता है, बैचिंग होगा, मिक्सिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, प्लेसिंग होगा, कॉम्पेक्शन होगा, क्यूरिंग होगी, फिनिशिंग होगी, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, कल आपका ऑफ रहेगा संडे में। जितनी चीजें हो चुकी हैं उनको रिवाइज कर लो, उनको रिवाइज कर लो। मंडे में नया अपना प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट का शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द कंक्रीट। सर इसमें पीडीएफ स्किडिंग वाला टॉपिक रहता है सर, एक पीडीएफ स्किडिंग वाला टॉपिक रहता है, स्किडिंग वाला टॉपिक रह रहा है, स्किडिंग वाला टॉपिक रह रहा है, कहाँ रह रहा है स्किडिंग वाला टॉपिक इस पीडीएफ में। स्पीडिंग वाला टॉपिक रह रहा है, ट्रॉलिंग शुड भी, अच्छा वो अभी इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि अभी आपको फिनिशिंग के बारे में नहीं पता है। ट्रॉलिंग क्या है, एक फिनिशिंग का ऑपरेशन होता है। ट्रॉलिंग इज ए ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग। तो जब जब प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अभी आप क्या शुरू करोगे, प्रोडक्शन शुरू करोगे ना, प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। अब आप शुरू करोगे प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। तो प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट में एक आपका ऑप्शन रहेगा फिनिशिंग वाला, एक आपका ऑप्शन रहेगा वहां पे, एक ऑपरेशन होता है फिनिशिंग वाला। सो फिनिशिंग के ही अंदर के पार्ट होते हैं ये सब, ट्राउलिंग वगैरह। तो जब हम इन पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे उस दिन मैं खुद से खुद आपको ये वाला पॉइंट दोबारा से रिकॉल करवा दूंगा। ठीक, अभी के लिए जस्ट आप इसको एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि अभी आपको फिनिशिंग के बारे में नहीं पता है, कौन कौन से ऑपरेशंस उस पर करने होते हैं उसके बारे में अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, जिस दिन आप फिनिशिंग में ट्रॉलिंग वगैरह को देख लोगे उस दिन मैं खुद से खुद आपको ये पॉइंट दोबारा से रिकॉल करवा दूंगा। बोलिए। सो अब नेक्स्ट आपका मंडे में रहेगा, मंडे, ठीक है, मंडे नेक्स्ट क्लास होगी अब आपकी। ओके बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। मंडे में करते हैं आप डिस्कस ना।
चलिए, थैंक यू एवरीवन।